वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नए सेशन के साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आज आप लोगों का होगा क्योंकि यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हम फाइनल टच देने वाले हैं और फाइनल डेस्टिनेशन आज आपका फॉर्मूलों के साथ में होगा। और हमने शायद सही टाइम पर आपको फॉर्मूले रिवाइज करवाने की सोच ली है, तो फटाफट से मैं चाहूँगा सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएँ। हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का। ठीक है जी, फटाफट से लाइव आ जाए सारे के सारे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका। हम बात करेंगे बेटा, जो पूरी जो क्लास है उसके अंदर हम फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं। और इस फॉर्मूलों के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूं आपको। शॉर्ट कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा, मतलब फॉर्मूलों के साथ में शॉर्ट कॉन्सेप्ट किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो बता दूं, मैं इस क्लास से आपको 6 या 7 नंबर का मैटर भी मिल जाएगा। 6 से 7 नंबर की क्लास, 6 से 7 नंबर की क्लास, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं देखते ही गोली मार दो, है ना। उस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो इस क्लास से, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वाली क्लास से आपके मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ पे फॉलो करिएगा, कैटेगरी चूज करिएगा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई, और फॉलो करिएगा रामस्वरूप जानी सर को, आर सर को, जो ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर है डिफेंस में फिजिक्स के लिए, जिनकी सुबह स्पेशल क्लास आती है 8 बजे। ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेहतरीन क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ये क्लासें पेड कोर्स की है और इसके लिए सब्सक्रिप्शन बाई करना पड़ता है, जिसके चार्जेस ये है आपके पास। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। टीम स्पेस आर सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक बच्चे को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है वो बात मैं बता दूं बेटा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग हर क्लास का तो देखो लिंक मिल जाता है। कोई भी अपडेट जैसे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बच्चों को जो दिक्कत आती है उसका शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, जहाँ से आप एप्लीकेशन पे PDF देख सकते हैं। कोई टेस्ट अगर आपको देखना हो, लाइव टेस्ट वगैरह, तो आप इस टीम स्पेस आर सर टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर लगभग 55 के प्लस बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन करिएगा और फ़ायदा उठाइएगा जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमारी एप्लीकेशन है टीम आर सर का ऐप, आर सर के नाम से है, ऐसा आइकन दिखेगा, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। और 9 बजे शाम को लाइव टेस्ट आता है। इसके अलावा भी जो भी हमारी क्लासेस का PDF है, जैसे ये वाला PDF है, वो पूरा का पूरा आपको वहाँ पर मिलेगा, पूरा PDF मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन मैं चाहूँगा मेरे सारे लाल एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जयकारा लगा देंगे, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, पूरे जोश के साथ में बेटा, जोश में कमी नहीं। कल से आपका एग्ज़ाम जो डेस्टिनेशन है उसका रास्ता, उसके रास्ते पे आप चलना स्टार्ट कर दोगे। और वही रास्ता, वो 1 घंटा वो कैसा अपना गुजरता है वही अपने को बेलगाम तक लेकर जाएगा, है ना। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो पूरे जोश के साथ में मेरी सारी की सारी आर्मी एक बार पूरे जोश के साथ में जयकारा लगा दे आई लव माई पेरेंट्स का, क्योंकि यही वो नाम है जो आपको एग्जाम में बैठने पर पूरी एनर्जी से भरपूर कर देगा। चाहे आप कितना भी खा लो, कितना भी ग्लूकोन डी पी लो, कुछ भी पी लो, एनर्जी असली जो देगा वो तो माँ बाप का आशीर्वाद ही देगा और गुरुजनों का आशीर्वाद ही देगा। चलो मेरे लाल स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, रोल नंबर पहला। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आपका क्या होता है 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। रोल नंबर जो दूसरा है वो है रेसिप्रोकल वाला रूल, साइन और कोस आपस में एक दूसरे के उल्टे, कोसेक और साइन आपस में एक दूसरे के उल्टे, कोस और सेक आपस में एक दूसरे का उल्टा, है ना, ऐसे आपके पास। अच्छा, टेन का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो भी लिख देता हूं, और कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्लास आपका होगा। हाँ जी, रिफ्लेक्शन इन थीटा बराबर 0, अगर साइन के अंदर अगर माइनस हो थीटा की जगह वो माइनस बाहर आ जाता है। किस में माइनस बाहर आता है गुरुजी? साइन में, टेन के अंदर और कोट के अंदर। साइन, अच्छा, कोस और सेक में से गायब होता है, ये ध्यान रख लो, कोस और सेक के अंदर से, सॉरी, कोस और सेक के अंदर से ये माइनस गायब हो जाता है, बाकी के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। अच्छा, साइन π/2 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सेम इसी तरीके से π/2 में से माइनस करोगे तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन पाई में से माइनस करोगे तो वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, क्वाड्रेंट सेकेंड। इसके अंदर प्लस का कौन कौन सा होगा? साइन और कोसेक।
क्योंकि वही प्लस के होते हैं। साइन और कोसेक, अगर मैं बात करूं किसकी, पाई माइनस की, तो साइन और कोसेक प्लस, बाकी सारे माइनस, क्योंकि ये पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है। आ जाओ जी रोल नंबर 4 पे। बेटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, उसको लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 प्लस कोस थीटा को लिखा जा सकता है साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अगला रूल नंबर 5, टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा यहाँ से, है ना। साइन थीटा, कितने भी साइन जोड़कर, मतलब जितने साइन है उतनी संख्या यहाँ पे दे रखी है। 4 बार जोड़ के 4 दे रखा हो, 2 बार जोड़ के 2 दे रखा हो, तो ऐसे केस में थीटा बराबर क्या होगा 90। ये अपन ने उस क्वेश्चन में लगाया था, अगर आपको याद हो कि साइन थीटा प्लस साइन एल्फा प्लस साइन बीटा बराबर आपके पास कितना था 2, तो आपको निकालना था, ऐसा वैल्यू दे रखा था साइन की पावर 50 एल्फा प्लस कोस साइन की पावर 50 बीटा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो ऐसे केस में सर यहाँ पर एंगल कितना रखते हैं हम, 90 रखते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। सेम ये जो सवाल था आपका वो था साइन एल्फा प्लस कोसेक एल्फा बराबर 2 था, तो उसमें पावर n के लिए हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। जितने साइन उतना अगर बराबर में दे रखा हो तो हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 होगा। लेकिन कोस के अंदर जितने भी कोस दे रखे हैं बराबर में अगर 0 आ जाएं, चाहे इसके अंदर 3 कोस हो चाहे 4 कोस हो, बराबर में अगर 0 आ जाए तब आपके पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो एंगल 90 होगा। क्लियर हो गई बात बेटा। हाँ चलो जी आगे। ओहो, रूल नंबर 6, टॉप मोस्ट। यहाँ से पिछली बार सवाल बन गया था बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस साइन, है ना, टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे। कोसेक थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे। माइनस वाला निकालना है प्लस वाले को उल्टा कर दो, प्लस वाला निकालना है माइनस को उल्टा कर दो। और इसको जब आप साइन कोस में चेंज करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको अभी मैंने देखो लिखना सिखाया था, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को कोस अपॉन 1 माइनस साइन लिखते हैं, तो कोस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इस पूरे को लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला tan π/4 माइनस थीटा बाई 2, टॉप मोस्ट सवाल है ना। हाँ, tan π/4 माइनस थीटा बाई 2। सेम इसी तरीके से 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है tan π/4 प्लस थीटा। इसका मतलब गुरुजी अगर ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है tan π/4 माइनस थीटा बाई 2 बन जाता है ना, साइन थीटा बाई 2। अच्छा एक बार देख लेना कहीं अगर करेक्शन लग रहा हो आपको, है ना। हाँ जी, करेक्शन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। हाँ, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। आगे चलते हैं। ओहो, रूल नंबर 7, टॉप मोस्ट है सर। अगर a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा बराबर c हो, अगर आपको b को इधर लाना हो, a को इधर ट्रांसफर करना हो, बीच का साइन चेंज करना हो, प्लस से माइनस करना हो, माइनस से प्लस करना हो, तो ऐसे केस में जो बनता है फॉर्मूला √a² प्लस b² माइनस c², √a² प्लस b² माइनस c²। बहुत बढ़िया सवाल बनता है बेटा इसका। जैसे मैं बताऊं, आपके पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर अगर आपके पास कितना है 5, और आपको पूछ लिया 4 साइन थीटा माइनस का 3 कोस थीटा बराबर वैल्यू कितनी है, कि सर इसको तो इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, और आपको बीच का साइन चेंज करवा दिया जाए, तो ऐसे केस में होता है a² प्लस b² माइनस c²। अगर ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय को शो करती है तो आंसर कितना आ जाता है 0। अगर ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय को शो करती है तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है मेरे लाल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 8 की बात करूं मैं, अगर a प्लस बी बराबर π/4 हो या आपके पास 5 π/4 हो, इसका मतलब या तो एंगल आपके पास 45 हो या फिर आपके पास 225 हो, ऐसे केस में 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर कितना होगा 2 होगा। जब a प्लस बी बराबर 45 हो या 225 हो, मतलब π/4 हो या 5 π/4 हो, ऐसे केस में 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर कितना होगा 2 होगा। अच्छा, हो सकता है प्लस की जगह माइनस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा जी, माइनस आएगा, है ना। तो ध्यान रखना 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरे लाल। हाँ जी, आगे चलिए। आगे सर आपके पास रूल नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। अगर दो एंगल का योग आपके पास 90 हो तो ऐसे केस में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा, और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर कितना होगा 1 होगा। लेकिन tan इंटू टेन बी, कोट a इंटू कोट b वो कितना होता है 1 होता है। रूल नंबर 10 की बात करूँ मैं, ओहो इसके तो लगा लो गुरुजी स्टार लगा लो, 5 स्टार सवाल है, 5 स्टार सवाल है ये तीनों के तीनों।
5 स्टार सवाल है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा 1/4 कोस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा क्या होगा टेन 3 थीटा। बात समझ में आ गई होगी मेरे लाल कि कितना इंपॉर्टेंट है गुरुजी ये रूल नंबर जो 10 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, रूल नंबर 11 ये है कि सर टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को लिखते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई। जब टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस में हो दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, और कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो तो क्या लिख दो, उन दोनों को भी इसका क्या लिख दो, हाँ प्रोडक्ट लिख दो। क्लियर है बेटा। हाँ, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्लास का शेयर कर दो फटाफट से मिला के। आ जाओ सर, ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूलों की बात करता हूँ। a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अच्छा, ये हम बाद में बात करेंगे, इस फॉर्मूले की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही देखे जाओ। कोस a प्लस बी, कोस में यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, यहाँ पे माइनस हो तो क्या आता है प्लस, मतलब उल्टा होता है। कोस में दोनों कोस साथ में, दोनों साइन साथ में आते हैं। ओहो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और आइडेंटिफाई कैसे करना है वो देखो, जब दोनों साइन का स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, दोनों कोस का स्क्वायर बीच में माइनस हो, तो ऐसे केस में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है ना, दोनों साइन के अंदर आते हैं। लेकिन एक कोस और एक साइन हो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तब आपके पास किस में चेंज होगा, कोस में, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। बेटा बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या तो दोनों कोस हो या दोनों साइन हो तो साइन वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और अगर एक कोस और एक साइन या एक कोस हो तब आपके पास किसका फॉर्मूला बनेगा कि गुरुजी कोस वाला फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ जी, कोट ए प्लस बी बराबर कोट ए कोट बी माइनस 1, प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, और नीचे इसका सेम होगा, अगर प्लस है तो नीचे भी प्लस होगा। कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 होगा और नीचे आपके पास कोट ए प्लस कोट बी है ना, ऐसा आपका। हाँ जी, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दो का जो मल्टीप्लाई का जो आपका योग होगा वो नीचे आ जाएगा। आगे चलिए, सी डी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये फॉर्मूला, याद कर लेना, आ जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सी डी फॉर्मूला। हाँ जी, साइन सी प्लस साइन डी, तो आपके पास जब दोनों साइन होते हैं तो एक साइन और एक कोस बनेगा। अगर बीच में प्लस है तो आपके पास साइन आगे आएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। अगर दोनों साइन के बीच में माइनस हुआ तो कोस आगे आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अच्छा जी, कोस सी प्लस कोस डी, मतलब दोनों आपके पास कोस हो तो दोनों कोस में आएगा, लेकिन जब दोनों कोस के बीच में माइनस हो तो दोनों आपके पास साइन में आएगा। ठीक है ना? हाँ, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला -2। अच्छा, टाइप करो एक बार अगर हो जाए तो आपसे, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बताओ, हाँ डी माइनस सी होगा बेटा, माइनस निकाल रखा है बाहर, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो डी माइनस सी हो जाएगा। क्लियर होगा? हैं, बोलो 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 बोलो। ऐप के ऊपर पीडीएफ नहीं मिल रहा है बेटा, पीडीएफ मिला हुआ है, आप उसमें ढंग से देखोगे तो पीडीएफ आपको दिखेगा। कैसे देखा जाता है, टीम आरएस सर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर शाम को छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। हाँ चलो जी, क्लियर? आगे चलो सर, आगे चलो। मल्टीपल एंगल, कोस 2a का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और या फिर होता है आपका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, इससे अपन और फॉर्मूले बना सकते हैं, इससे अपन और फॉर्मूले बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसका, कोस 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आपके पास कोस 2a का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, साइन 2a के फॉर्मूले होते हैं 2, एक फॉर्मूला तो ये होगा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और एक होगा आपका क्या, 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ कोस 3a का फॉर्मूला तो क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए माइनस का 3 कोस ए, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और साइन 3a का फॉर्मूला होगा साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए।
और tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। इतने फॉर्मूले आपको एक साथ लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा मेरी बात को सुनो कि सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने ये बताया कि क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होगा। बेटा बात ध्यान रखना, एंगल आधा हो जाता है इसके अंदर, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, स्क्वायर से सिंगल पावर में चेंज करोगे तो एंगल डबल, और आप सिंगल पावर से डबल पावर में चेंज करोगे तो एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी। ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक। 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए सर आगे आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पार्ट है। अगर साइन, अच्छा कुछ इक्वेशंस आपको दे रखी, कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 माइनस 1/2 √2, और कोस 15 के अंदर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं है। साइन 15 का √3 माइनस 1/2 √2, कोस 15 का √3 प्लस 1/2 √2, और टेन 15 तो लगा ही लो सर, आप इंपॉर्टेंट लगा लो। टेन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है सर 2 माइनस का √3। क्या होता है, 2 माइनस √3 होता है। और टेन 75 का वैल्यू ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेन 75 का जो वैल्यू है वो तो होता है 2 प्लस √3, और टेन 15 का वैल्यू होता है 2 माइनस √3 होता है। अच्छा जी, ये लगा लो, पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में सवाल था, प्रीवियस ईयर का ही सवाल। मैंने कहा बेटा इस क्लास से आपको 5 या 6 या 7 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। साइन 18 बराबर √5 माइनस 1/4। साइन 18 का मान है, लेकिन 18 को लिखा हुआ क्या आएगा जी, साइन π/10 लिखा हुआ आएगा। साइन π/10 बराबर √5 माइनस 1/4, और अगर कोस 18 का कैलकुलेट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और ये पूरा पीडीएफ आपको नोटेड मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, जिस पे स्टार लगा हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। साइन 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/, ठीक है, और ये 2 माइनस √3 वाला टेन 15 का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलो जी, आगे सर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अरे बहुत सिंपल है। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, और कोस थीटा बराबर कोस एल्फा हो तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन थीटा बराबर टेन एल्फा हो तो क्या होता है, n पाई प्लस एल्फा ही होता है। और चाहे स्क्वायर वाले कोई सी भी आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला कोई सा भी आ जाए, सबके केस में क्या होता है जी, n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्क्वायर वाला अगर आपके पास आ गया, कोई सा भी स्क्वायर वाला, जैसे मैं लिखूं आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो ध्यान रखो कि सर थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस π/4 होगा, n पाई प्लस माइनस π/4। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हुआ? कुछ नहीं पढ़ा तो सर अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, कुछ नहीं पढ़ा तो है। आगे चलो जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात। साइन इनवर्स x का आपको क्या पूछ लेते हैं, डोमेन पूछ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू पुट करी जा सकती है कि -1 से 1। अच्छा, रेंज पूछ ले तो -π/2 से +π/2। कोस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, लेकिन इसका जो रेंज है इंपॉर्टेंट है 0 से लेकर पाई होता है। कोस इनवर्स x का रेंज, कोस x का रेंज अलग है, कोस इनवर्स x का अलग है। अगर मैं बात करूं कोस x का रेंज तो वो क्या होता है कि सर वो होता है -1 से 1। लेकिन अगर मैं पूछूं कोस इनवर्स x का रेंज कितना, तो वो होता है बेटा 0 से लेकर पाई। दोनों के अंदर फर्क है, फर्क मैंने बता दिया है आपको, है ना। बाकी इनमें से कम ही पूछे जाने के चांस है, ये शुरू के 2 पूछ लेते हैं बस। आगे चलो श्रीमान, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो किसी एंगल के साथ में, किसी वैल्यू के साथ में अगर माइनस हो, तो ध्यान रखो किस में से पाई माइनस बाहर आता है और किस में से पाई माइनस होता है। तो ये एक तो कोस इनवर्स, एक कोट इनवर्स और एक सेक इनवर्स, इन तीनों के अंदर से तो होता है पाई माइनस होता है, इन तीनों में से तो होता है पाई माइनस, और बाकी के अंदर से डायरेक्ट माइनस आ जाता है। साइन इनवर्स -x हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर, कोस इनवर्स में हो, कोट इनवर्स में हो, सेक इनवर्स में अगर माइनस हो तो उनमें से होता है पाई माइनस होता है। ठीक है बेटा, पाई माइनस आता है। क्लियर हुआ? हाँ, चलो जी आगे चलिए। आगे आपके पास साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x, जब दोनों के बीच में प्लस हो और दोनों में यहाँ पर सेम इनपुट हो तो वैल्यू होती है π/2। सेम आपका टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में सेम इनपुट हो तो वैल्यू होती है π/2। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में सेम वैल्यू हो तो आंसर आता है π/2। क्लियर हुआ? आगे चलो,
हाँ जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, ये फॉर्मूला हम बेसिकली लगाते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई होता है कि जब दोनों एक्स और वाई दोनों आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक्स इंटू वाई अगर आपके पास एक से कम हो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गई बात कि सर जब दोनों तो पॉजिटिव हो और x इंटू वाई अगर आपके पास 1 से कम हो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा नहीं हो, दोनों पॉजिटिव हो लेकिन एक से बड़ा आ जाए, तब बेटा ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बच्चे है ना फंस जाते हैं ऐसे। एक्स वाई जब एक से कम हो तो ऊपर वाला, और अगर एक्स वाई एक से कम हो, दोनों जीरो से बड़े और एक्स वाई एक से अगर कम हो तब हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। एक्स वाई एक से ज़्यादा हो तो फॉर्मूला तो ये लगाते हैं, लेकिन पाई माइनस करके पाई प्लस करके लगाते हैं, पाई प्लस करके, और बाकी x माइनस वाई में सीधा सा फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा जी, ये फॉर्मूला 3 टेन इनवर्स को एक जगह करने वाला, 3 टेन इनवर्स को एक टेन इनवर्स में करने वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बेटा इसका सवाल, इसके ऊपर जो सवाल बनता है वो बहुत भयंकर बनता है, उसकी वैल्यू आप ध्यान रख लेना। कई बार आपको इसके बराबर में क्या है कि या तो दे दिया जाएगा पाई बाई 2 और या फिर आपको दे दिया जाएगा पाई दे दिया जाएगा, या तो पाई बाई 2 दिया जाएगा या पाई दिया जाएगा। तो पाई टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करोगे, टेन पाई बाई 2 इनफाइनेट, इनफाइनेट को 1/0 लिखोगे। अगर पाई बाई 2 गिवन है, पाई बाई 2 अगर बराबर में इस पूरे के बराबर में या इन तीनों के बराबर में पाई बाई 2 अगर दे रखा है तो आंसर आएगा आपका एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस आपका एक्स जेड बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अगर मान लो कि आपको पाई दे रखा है तो आपके पास होगा सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा एक्स वाई जेड होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से मिल गई है। ठीक है बेटा, आगे चलो जी। अगला सवाल, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है कि सर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई लोचा नहीं है, प्लस हो तो प्लस हो आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। कोस इनवर्स के अंदर उल्टा है, प्लस हो तो माइनस आएगा और माइनस हो तो प्लस आएगा। x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कोट इनवर्स का तो आपको पता ही है कि प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ये बात हो गई सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक, अच्छा भाई साहब, कुछ बच्चों के लिए हाथ जोड़कर विनती है आपसे, यार कम से कम इतना तो मत करिएगा, आपने इतना सपोर्ट करा है तो थोड़ा सा और सपोर्ट आप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन पे मैं बात करूं तो बच्चा बहुत बहुत शानदार कमेंट कर लेता है, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ऐप फॉर डिफेंस एक्सपीरियंस, है ना। सब कुछ सही लिखा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कमी कर दी। देखो यहाँ पर आपको स्टार जो बने हुए हैं, स्टार जो बने हुए हैं उन स्टार में से कितना स्टार देना है कि गुरुजी स्टार बने हुए थे 5 स्टार, हमने क्लिक कर दिया इस पर। नहीं बेटा, अब यार इतनी मेहनत करने के बाद में तो 5 स्टार मिलना चाहिए ना, है इसमें भी कंजूसी है। रेटिंग तो यार कम से कम सही दो। जो आदमी काम कर रहा है दिल से आपके साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी आप बुराई कर रहे हो, है उसकी पीठ के अंदर छुरा घोंप रहे हो, गलत बात है बेटा, है ना। आपके लिए फ्री सेवा हम, है ना, लाए हैं हम, चाहे कितना भी रुपए लगा हो, लेकिन फिर भी आप इस पर रेटिंग सही दीजिएगा, है ना। चलो जी, हाँ जी आगे चलिए। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा सर a कोस इनवर्स में, मतलब इस 2 को अंदर भेजने के लिए फॉर्मूला लगाना हो तो 2x स्क्वायर माइनस 1, इस 10 में 2 को अंदर भेजने के लिए फॉर्मूला लगाना हो तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, 3 को अंदर भेजना हो तो 3x माइनस 4x क्यूब, कोस इनवर्स में 3 को अंदर भेजना हो तो 4x क्यूब माइनस 3x, 10 इनवर्स में अगर अंदर भेजना हो तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात सर। ये है आपके पास क्या, ये है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसके फॉर्मूलों में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होती है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, बेटा कोई भी ट्राइंगल के अंदर 3 आपके पास एंगल होते हैं, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी सी, है ना। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसका साइन ए अपॉन ए, साइन ए रूल है। ये आपका क्या है जी, साइन ए रूल है, साइन ए रूल, है ना। इसको बोलते हैं जा सूत्र, मतलब जो एंगल है उसका साइन और सामने वाली साइड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये एंगल इसके सामने वाली साइड, ये एंगल साइन के साथ में और इसके सामने वाली साइड का रेशियो, तो ये है सर साइन ए रूल। इसमें से याद करने वाली चीज़ क्या क्या है देख लेना। और सर ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोसाइन रूल।
और कोसाइन रूल क्या कहाँ पे काम में आता है बेटा? कोसाइन रूल एक्चुअल के अंदर तो ये होता है, मतलब जो एंगल आपको निकालना हो, कोस ए निकालना हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। मतलब जो एंगल आपको निकालना हो उसके सामने वाली साइड माइनस होती है और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 आ जाता है। जैसे कोस बी निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस होगा, सी निकालना हो तो सी स्क्वायर माइनस होगा। क्लियर हुई बात? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ सेम इसी तरीके से अगर मैं ऐसा करूँ 2bc को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2bc को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 2bc कोस ए और बराबर होगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आएगा 2bc कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा होगा? आप इस ए स्क्वायर को तो इधर ट्रांसफर कर लें और इसको इधर ट्रांसफर करें तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ जाता है, किसका फॉर्मूला है ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये कोसाइन फॉर्मूला है। ये याद रखो कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड माइनस होगी, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड माइनस होगी। इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ओहो। अब तक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये टेंजेंट रूल, नेपियर एनालॉजी। और गुरुजी इसमें आता क्या है बेटा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो आपके पास 15 डिग्री 18 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है, और अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इनकी वैल्यू आपको, ये जो टेंजेंट और नेपियर एनालॉजी इसको बोलते हैं, ये आपको डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे बी और सी को माइनस किया टेन के अंदर, तो बच गया कौन सा? क्या बच गया? ए बच गया। तो ए को कोट के साथ में यहाँ लिख देंगे, किसके साथ में? कोट के साथ में। यहाँ पे बी और सी है तो बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की स्मॉल सी। नीचे ऊपर माइनस कर दिया तो नीचे क्या कर देंगे? प्लस। सेम इसी तरीके से और हम फॉर्मूले बना देंगे। जैसे मैं लिखूँ सर टेन ए माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला लगाओ, तो आप मुझे बताओ ए और बी आ गया तो कौन सा बच गया? कि गुरुजी सी बच गया, तो क्या आ जाएगा? कोट सी बाई 2। अच्छा यहाँ पर ए और बी आ गया तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी अपॉन ए प्लस बी आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कोट सी बाई 2। सेम इसी तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। क्लियर हुआ मेरे लाल? हैं? हाँ क्लियर हुआ? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। चले आगे आगे चलो। ओहो चलिए आगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओहो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आप जरा देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला को किस तरीके से याद करते हैं। याद रखने का लॉजिक मैं बताता हूँ, प्रोजेक्शन फॉर्मूले को किस तरीके से याद रखेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ये पूरी जो साइड है यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ये जो पूरी भुजा है, दो भुजाओं का योग है, इसका प्लस इसका। अच्छा ए बराबर क्या आएगा? ये वाली भुजा इस एंगल के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब सी कोस बी आ जाएगा। ये वाली भुजा इस एंगल के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब बी कोस सी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये निकालना हो, बी वाली भुजा निकालनी हो, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा इस एंगल से मल्टीप्लाई, ये वाली भुजा इस एंगल से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से, मतलब स्मॉल ए आ गया तो इसके सामने वाला एंगल इसमें काम में नहीं आता है। बी कोस सी प्लस सी कोस बी है। बी आ गया तो क्या आएगा? बी आ गया तो सी कोस ए प्लस ए कोस सी आ जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? कैसे हार जाऊं इस जंग में, कैसे हार जाऊं इस जंग में। मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार करे बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत को इंतज़ार करे बैठी है। चलो जी आगे चलिए। आगे है सर आपके पास एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये होगा, ये दो तो भुजाएं है ना, और उनके बीच का एंगल साइन के साथ में, मतलब 1/2 AB साइन सी। अच्छा इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये वाली साइड और बीच का एंगल। अच्छा ये वाला एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये वाली तो दोनों भुजाएं, ये वाला आपका एंगल। इसका मतलब एरिया आपके पास हो सकता है, जैसे इस पूरे का एरिया निकालूं मैं, ये वाला एंगल काम में लूँ तो इनसे इंक्लूडेड इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं 1/2 BC साइन ए आ जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना हो तो ये एंगल अगर लेते हो साइन के साथ में तो ये दोनों भुजाएं लेनी पड़ेगी, और एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। क्लियर है क्या? प्रोजेक्शन फॉर्मूला गलत है। a बराबर b कोस c प्लस c कोस b होगा, b बराबर c कोस a प्लस a कोस b होगा। अच्छा यहाँ पे ये b है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या? a c कोस a बराबर a कोस c होगा। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे a है तो b कोस c प्लस c कोस b, करेक्ट है। c बराबर a कोस b प्लस b कोस है, अब सही है। एक में चेंज कर लेना, b नहीं आएगा c आएगा। चलो सर एरिया भी आपके पास हो गया है। अच्छा एरिया और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो देखो। एक ही हीरो वाला फॉर्मूला, हीरो
मिथुन वाला फॉर्मूला, अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो एस जो होता है वो तो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हीरो वाला, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कब लगाते हैं कि गुरुजी जब भुजाएं आपको दे रखी हो, जब साइड्स की लेंथ अगर आपके पास हो, भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, और जहां पे न तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता हो न और कोई जुगाड़ बैठता हो, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एस माइनस ए, एस माइनस बी। ठीक है मेरे लाल, आगे चलो जी। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला देख लो। इन रेडियस, मान लो कि सर आपके पास कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई सर्किल बनता है, इस त्रिभुज के अंदर कोई सर्किल अगर आपके पास बना हुआ है, तो इस सर्किल की जो रेडियस होती है जिसको बोलते हैं इन रेडियस, अगर ये आर निकालना हो तो क्या होता है, डेल अपॉन एस। डेल क्या होता है कि सर एरिया होता है, और एस क्या होता है, इसको बोलते हैं सर सेमी पेरीमीटर। क्या होती है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिधि होती है एस। ठीक है, आप जानते हो ये आपका हीरो वाला फॉर्मूला, और एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना, केवल एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये वाला फॉर्मूला। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेन इन स्पेस, ये हम बात करेंगे अब 3D के। ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो चुका है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो चुका है। अब मैं बात करूंगा आपके पास 3D की। तो 3D के अंदर जो 3 पॉइंट होते हैं उसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, और एक आपके पास एक्स वाई जेड होगा। अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पे हो तो वो होगा सर x0 0, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा 0 0 0 y 0, जेड एक्सिस पे होगा तो क्या होगा जी, ऐसा आएगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी हो, एक्स एक्सिस से निकालनी हो, तो ये आएगा सर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी बताएंगे। अगर आपको इसकी वाई एक्स से दूरी निकालनी हो, वाई एक्स से दूरी, तो वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपकी डिस्टेंस निकालनी हो जेड एक्सिस से, तो वो होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये एक्स एक्सिस पर फुट है, ये वाई एक्सिस पर फुट है, ये जेड एक्सिस पर फुट है। अगर आपको 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देना। ये आपके पास 2 बिंदुओं के बीच में दूरी आ जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर बेटा? हाँ जी आगे चलो। फॉर्मूला गलत है, 0 0, अच्छा 0 0 जेड, अरे वाह भाई ये जाग रहे। चलो जी आगे चलो। अगर आपके पास 2 पॉइंटों को किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला अगर रेशियो निकालना हो तो इस तरीके से, एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट m1 रेशियो m2 में इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवीजन होता है तो बीच में ऊपर नीचे दोनों में माइनस कर दो, ये है एक्सटर्नली मतलब बाह्य विभाजन। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो x1 बाई x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2, ये होगा आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्लियर है मेरे लाल? बोल तो सही, फटाफट से बोल दे, याद हो जाएंगे फॉर्मूले, है ना, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे बेटा, सुपर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ भाई चलो देखो, डिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अगर वाई जेड प्लेन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वाई जेड किस अनुपात में डिवाइड करता है, -x1 अपॉन x2 में। जेड एक्स तो गायब कौन सा है, y, तो वही यहाँ पर आ जाएगा -y1 अपॉन y2। और एक्स वाई प्लेन गायब कौन सा है, z1, तो -z1 अपॉन z2। अगर गुरुजी आपके पास किसी भी त्रिभुज का सेंट्रोइड निकालना हो, केंद्रक, तो वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा, और होगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन 3, वो होगा सेंट्रोइड मतलब केंद्रक के निर्देशांक। हाँ जी आगे चलो। दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात। बेटा कोई भी जो लाइन होती है अक्षों के साथ में अल्फा बीटा गामा अगर एंगल बनाती है, तो उसी को हम कोस के साथ में जब लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, दिक् कोज्या कहा जाता है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्स की दिक् कोज्या तो 1 0 0, कैसे याद करोगे, जिसकी पूछ ली जाए वो तो 1 होगी और बाकी 0 0 होगी। मैं पूछूं वाई एक्स की दिक् कोज्या तो गुरुजी वाई की 1 बाकी की 0। मैं पूछूं जेड की क्या, तो जेड की 1 होगी और बाकी की 0 होगी। अच्छा इसमें कंडीशन भी होती है,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। सेम इसी तरीके से कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर की कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो वो कितना होता है भाई 2 होता है। अच्छा डबल एंगल में पूछ लिया जाए तो cos 2 एल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा बराबर कितना होता है -1 होता है। ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, अगर आपको रिलेशन बिटवीन DCS एंड DRS दिक् कोज्या और दिक् अनुपातों में संबंध पूछ लिया जाए तो ये होता है L बराबर A बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये होती है किसकी दिक् कोज्या, XX की दिक् कोज्या, XX का दिक् अनुपात बटे अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा ये है YX की दिक् कोज्या दिक् अनुपात बटे अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा N बराबर होता है C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगला है रिलेशन बिटवीन लेंथ। कई बार आपको दिया जाएगा कि कोई भी जो रेखा है, ये रेखा, इसका अक्षों के ऊपर जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, वो दिया जाएगा। मैं मान लेता हूं कि जो प्रोजेक्शन है P1 P2 और P3 है ना, और इस रेखा की जो लंबाई है वो क्या है L है। कई बार रेखा का प्रोजेक्शन दिया जाएगा, x अक्ष पे P1 है, y अक्ष पे P2 है और z अक्ष पे क्या है P3। तो अगर आप इस रेखा की लंबाई निकालोगे तो वो होगा सर आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर होगा। आप तीनों का वर्ग करके योग करके अंडर रूट कर दें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास कि गुरुजी वो आ जाएगी आपके पास रेखा की लंबाई आ जाएगी। अगर आपको दिक् कोज्या निकालनी हो तो वो होगा आपके पास P1 अपॉन कैपिटल L, P2 अपॉन कैपिटल L और P3 अपॉन कैपिटल L। वो क्या होगा दिक् कोज्या होगी। जब प्रोजेक्शन दे रखे हो तो दिक् कोज्या निकालनी हो, रेखा की लंबाई दे रखी हो और रेखा का प्रक्षेप दे रखा हो अक्षों के ऊपर, तब आपको दिक् कोज्या निकालनी हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर देना। सवाल आया हुआ है बेटा, कई बार ऐसा दिया हुआ है कि एक रेखा का अक्षों पे प्रक्षेप 2, 3 और अगर 4 है तो रेखा की लंबाई निकालो। तो L बराबर हो जाता है 4 प्लस का 9 प्लस का 16, इसका मतलब अंडर रूट 29, तो रेखा की लंबाई आ गई। लेकिन अगर दिक् कोज्या पूछी जाए L बराबर, तो वो होगा आपका 2 बटा अंडर रूट 29 हो जाएगा, m बराबर 3 बटे अंडर रूट 29 हो जाएगा और n बराबर 4 बटे अंडर रूट 29 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो जी बेटा, अगर अभी से मैं अगर धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर गई भैंस पानी में, है ना। हाँ जी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, 2 पॉइंट्स को मैच करने वाली लाइन के DRS निकालने हो तो सेकंड में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। क्या? सेकंड में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कर दो? माइनस। इससे क्या आ जाता है? दिक् अनुपात आ जाते हैं, ABC आ जाते हैं। और ABC से अगर आपने को एलिमेंट निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आगे चलिए, अगर आपको एंगल निकालना हो 2 रेखाओं के बीच में, लेकिन जब आपको DCS अगर गिवन होती है, दिक् कोज्या अगर दे रखी होती है, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये होता है दिक् कोज्या का फॉर्मूला। अगर ये रेखाएं आपके पास समांतर हो तो दिक् कोज्याएं बराबर होती है या समानुपाती होती है, सेम रेशियो में होती है। और अगर आपके पास 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? L1 L2 M1 M2 N1 N2 होता है। चलो जी, अगर गुरुजी आपको क्या दे रखे हो? DRS, ये तो कब लगाते हैं? जब DCS आर गिवन, दिक् कोज्या जब दे रखी होती है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा होता है तब, है ना। और ये कब लगाते हैं? यदि आपको क्या दे रखा हो? DRS इज गिवन। अगर आपको दिक् अनुपात दे रखे होते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बात वो की वही है, दिक् अनुपात समानुपाती और, ठीक है क्या? हाँ चलो जी, बढ़िया है। हाँ जी, आगे चलो। आगे आपको दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशन। एक बिंदु x1 y1 z1, x1 y1 z1 एक लाइन के ऊपर पॉइंट है, यहाँ से तो गुजरने वाली, और इसके दिक् अनुपात ABC अगर हो तो आपके पास इस रेखा का जो समीकरण आएगा वो इस तरीके से आएगा, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये आपके पास समीकरण आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो किसका? x की इक्वेशन अगर निकालनी हो, x का समीकरण निकालना हो तो वो होता है सर y बराबर 0 और z बराबर 0। अगर आपको y का समीकरण निकालना हो, मतलब y के अलावा जो दूसरे होंगे, मतलब x और जो z होगा वो 0 हो जाएगा। z की इक्वेशन निकालनी है तो x और y आपका क्या होगा? 0 होगा। अच्छा जी, 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं स्पेस के अंदर कहीं पर,
x1 y1 z1 और एक दे रखा है x2 y2 z2, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये होगा आपके पास। ठीक है क्या, आगे चलो जी। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, आपको अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, एक्स वाई समतल का समीकरण, एक्स वाई समतल का समीकरण निकालना हो तो वो होता है गुरुजी z बराबर 0। ठीक, अगर आपको वाई जेड प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी हो, वाई जेड समतल का समीकरण, तो वो होगा बेटा x बराबर 0। अगर आपको निकालना हो एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी हो तो वो क्या होगा जी, y बराबर 0। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलो सर, आगे आपको दे रखा है, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा हो और उसके DRS दे रखे हों तो प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अंतःखंड रूप में समतल का जो समीकरण होता है वो इस तरीके से होता है, और अंतःखंड रूप में जो सवाल बन जाता है बेटा वो इस तरीके से कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ये होता है। अच्छा, इसके द्वारा जो ट्राइंगल बनता है, जो त्रिभुज बनता है, अक्षों के साथ में जो त्रिभुज बनता है उसका सेंट्रोइड पूछ लिया जाता है कि उसका केंद्र कितना होगा, तो वो होगा x एक्सिस का इंटरसेप्ट बाई 3, y का इंटरसेप्ट बाई 3 और z का इंटरसेप्ट बाई 3। ठीक है, हाँ जी, ये है आपका नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन नहीं पूछा जाता। आगे चलो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अगर आपको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला वो का वही होता है। ये जो a1 a2 है वो है आपके पास x y z के कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं DRS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DRS, दिक् अनुपात बोलते हैं। बाद में वो की वही बात, अगर पहला प्लेन दूसरे प्लेन के क्या हो, समांतर हो, तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ जाएगा। और अगर पहला प्लेन दूसरे प्लेन के लंबवत हो तो कंडीशन आ जाएगी a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, अगर किसी भी एक बिंदु से समतल की लंबवत दूरी अगर पूछ ली जाए, समतल का समीकरण दे रखा है ना, और पॉइंट अगर दे रखा है x1 y1 z1, तो समतल की लंबवत दूरी ये होती है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। दो समतलों के बीच में अगर दूरी निकालनी हो, एक समतल आपके पास ऐसा है, दूसरा समतल अगर ऐसा है, मतलब दो समांतर समतलों के बीच में अगर दूरी निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि समांतर समतलों के अंदर क्या होता है, x y z के कोफिशिएंट सेम होते हैं। क्लियर बेटा, हाँ जी। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, बेटा लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब प्लेन के बीच में एंगल कोस थीटा, और अगर मैं बात करूँ लाइन के बीच में एंगल कोस थीटा, लेकिन लाइन और प्लेन के बीच में एंगल होता है क्या, साइन थीटा। फॉर्मूला वो का वो होता है ना। चलो जी सर, आ जाओ, अब हम बात करते हैं 2D की। दो पॉइंटों के बीच में दूरी वाला फॉर्मूला पता होगा। अच्छा जी, सेक्शन फॉर्मूला, दो बिंदुओं को किसी अनुपात में डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। अगर आपको क्या निकालना हो, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक निकालना हो, तो केंद्रक के कोऑर्डिनेट तीनों अक्ष निर्देशांकों को जोड़ के 3 का डिवाइड और तीनों y को जोड़ के 3 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है, केंद्रक आ जाता है। ठीक है, इन सेंटर से रिलेटेड वैसे कोई सवाल बनता नहीं है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक फॉर्मूला तो ये होता है जो 10th क्लास में सीखा है। एक मैं बता देता हूँ, स्टेयर्स मेथड, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, और ये आएगा x1 y1। याद आया, स्टेयर मेथड, ये है गुरुजी क्या, स्टेयर मेथड है। क्या है, स्टेयर मेथड, स्टेयर्स मेथड, है ना। स्टेयर्स मेथड का मतलब सीडी वाला मेथड है। आप पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और पहले को रिपीट कर दो। अगर 4 है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहले को रिपीट कर दो, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। ठीक है, हाँ जी, आगे चलो। स्लोप का फॉर्मूला, दो पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा का ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो, तीन रेखाएं आपस में, तीन बिंदु आपस में समांतर हो, तो स्लोप बराबर कर दो या बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 कर दो। अगर दो रेखाओं के बीच में एंगल आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे m1 तो क्या है, स्लोप है पहली लाइन का, है ना, स्लोप है, और m2 क्या है, वो है सर स्लोप है दूसरी लाइन का, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ठीक है क्या, PDF मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, अपना एप्लीकेशन है, उसको आप
ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशन का PDF एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, PDF वाले सेक्शन के अंदर अभी बता दिया जाएगा। आप टीम स्पेस RS सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन और हम डाल देंगे। क्लियर भाई, ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो दोनों में A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 हो जाएगा। अगर आपको दो समांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस बटे √A²B²। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो वही बात है सर जो प्लेन में पढ़ा था, A1A2 B1B2 बराबर 0, उसके अंदर C1C2 बराबर 0 होता था, और कोई चक्कर नहीं है, बात वो की वही है। ठीक, आगे बढ़ जाओ जी। अगर आपको एक बिंदु की अगर इससे डिस्टेंस निकालनी हो रेखा से तो ax1 + by1 + c बटा √A²B²C² होगा। अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना हो तो ये फॉर्मूला मैंने याद करवाया था भाई, याद रहना चाहिए भाई, प्रत्येक बच्चे को याद रहना चाहिए। अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना हो, रेखा का समीकरण है ax + का by + का c, और एक पॉइंट है आपके पास x1, y1, और इसका रिफ्लेक्शन अगर ये वाला पॉइंट है x, y, तो इस तरीके से निकालते हैं। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। x - x1 बटे a, y - y1 बटे b, -2 ax1 by1 + c बटे ² सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। अगर हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं ना तब तो 2 आएगा, अगर हम क्या निकालते हैं, फुटो परपेंडिकुलर निकालते हैं तो 2 नहीं आएगा, 2 गायब हो गया, फॉर्मूले के साथ में माइनस आएगा। ठीक है क्या? हाँ जी, आगे चलो। ये हुआ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे आपको दे रखा है, ये रहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मूल बिंदु से दो साथ गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण ये होता है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 2√h² - AB/A + b। अगर गुरुजी दोनों रेखाएं जो है वो आपस में समांतर होती है तो h² बराबर होता है AB। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो होता है A + B बराबर 0। ये कब होता है बेटा, ध्यान रखना, जब आपको दो रेखाओं का एक साथ समीकरण दे रखा हो तब की बात है ये। ठीक है क्या? क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, आगे चलो जी। आगे आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि विकर्ण किस में बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं जिसमें भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। भुजाएं आपस में 90 डिग्री पर होती है, मतलब एक तो आयत में और एक वर्ग में, उनके अंदर आपके पास विकर्ण बराबर होते हैं। डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में। अच्छा, डायगोनल 90 डिग्री किस में होते हैं, जहाँ पर साइड्स इक्वल होती है। डायगोनल्स 90 डिग्री, डायगोनल विकर्ण लंबवत किसमें, विकर्ण लंबवत उसमें जिसके अंदर साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है, साइड्स इक्वल। और भुजाएं किसके अंदर होती है कि गुरुजी, एक तो होती है स्क्वायर में और एक होती है रोम्बस के अंदर होती है। ठीक है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज के अंदर होती है। आगे चलो, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि पूरी एक बार मैथ का हम रिवाइज कर रहे हैं पूरी चीज़ों को। हाँ जी, अगर ये 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा को x -y1/y2 में डिवाइड करता है और yx -x1/x2 में डिवाइड करता है ना। और अगर आपको इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली को एक रेखा किस अनुपात में डिवाइड करती है, जो कि टॉप मोस्ट, इसमें से सवाल बनने के पूरे चांस है भाई, है ना। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, -ax1 माइनस पहला कोऑर्डिनेट एक बार इस लाइन में रख दो अपॉन ये वाला कोऑर्डिनेट, और माइनस फॉर्मूले के साथ में ही है ना। आगे चलिए जी। हाँ, आगे आपके पास है, अगर आपको केंद्रक निकालना हो तो केंद्रक का फॉर्मूला। लेकिन आप ये देखो कि सर ये जो केंद्रक है वो पूरी माध्यिका को 2:1 में तो डिवाइड करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इसमें 2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, केंद्रक आपको दे रखा है ABC दे रखा है, और ये x1 y1 z1 x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, तो तीसरा वर्टेक्स जब आपको निकालना हो C का कोऑर्डिनेट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a - x1 + x2 होगा। ठीक है, और होगा आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और y1 और प्लस क्या कर दो जी, y2 कर दो। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये है सर शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको केंद्रक दे रखा हो, 2 शीट्स दे रखे हो, तीसरा निकालना हो तो केंद्रक को 3 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ के माइनस। ठीक, तो ये होगा आपके पास। आगे चलो जी, इन सेंटर से रिलेटेड सवाल वैसे नहीं बनता है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में मैं कहूँगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज का समकोण वाला जो शीर्ष है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है,
उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थो सेंटर। बस इसका आप ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं। और कोई भी समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में सारी चीजें बराबर होती है, एक ही जगह होती है। केंद्रक होता है, परिकेंद्र, लंब केंद्र, है ना, सारी चीजें उसमें एक ही जगह होती है। किसके अंदर पता है क्या, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक, हाँ जी, देखो, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब हो तो समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज समबाहु हो तो उसके अंदर ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, परिकेंद्र, सारी जो चीजें होती है वो एक ही जगह होती है। ठीक है, अच्छा, मुझे जो बताना था वो है सर ONGC, ONGC। ठीक, ONGC क्या चीज है, ONGC सर, G का मतलब होता है केंद्रक मतलब सेंट्रोइड, और C का मतलब सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, परिकेंद्र, और ये है सर आपका क्या, लंब केंद्र। तो बेटा लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को ये सारी बराबर होती है। तो ये जो केंद्रक होता है 2:1 में विभाजित करता है, किसमें, 2:1 में। लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को ये जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। ठीक, आगे चलो। हाँ जी, रिफ्लेक्शन, अगर एक्स एक्स के द्वारा, हाँ जी, मैं पूरी चीजें इसी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर सर मेरे पास एक पॉइंट है x, y, और x, y का अगर मैं फुट देखता हूं कहाँ पे, x अक्ष पे, तो वो होगा सर x, 0। x, y का लंब पाद x अक्ष पर x, 0। अगर मैं y की बात करता हूं तो वो होगा 0, y। अगर मैं इस पॉइंट का x अक्ष में रिफ्लेक्शन देखूंगा तो वो होगा सर x, y, और इस पॉइंट का y अक्ष में रिफ्लेक्शन देखूंगा तो वो होगा x, y। अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा मूल बिंदु के अंदर तो वो होगा -x, y। ठीक है ना, और y बराबर x में देखते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेटों को इंटरचेंज कर देते हैं। इस रेखा के अंदर अगर मैं कहूँ y बराबर x रेखा के सापेक्ष देखो तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा y, x आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या, ठीक है, हाँ, अच्छा जी, चलो 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 आगे चलो। और एक क्वेश्चन आपके ऐसा आ सकता है कि सर ये जो रेखा है वो अक्षों के साथ में जो त्रिभुज बनाती है उसका क्षेत्रफल होता है c²/2ab। इस टाइप की जो रेखा है जो अक्षों के साथ में जो त्रिभुज बनाती है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, c²/2ab होगा। अच्छा, एक आपको इसका भी याद रहना चाहिए, a mod x प्लस b mod y और प्लस का c बराबर 0। बताओ, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो अक्षों के साथ में जो आपके पास समचतुर्भुज बनाती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो एग्जाम में भी आया हुआ है। इस रेखा द्वारा अक्षों के साथ में बनाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ। बोलो, बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा। हाँ, ये तो होता है c²/2ab, एक रेखा का। तो एक रेखा का मतलब ये जो त्रिभुज आएगा उसका तो क्या होगा, c²/2ab, इसका भी c²/2ab, इसका भी c² मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2c²/ab। क्या आएगा, 2c²/ab। याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ है ये मोड वाला, x के साथ में और y के साथ में मोड लगाते हैं, इसी से बनती है, क्षेत्रफल होता है 2c²/ab। हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, कोई भी त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के मिड पॉइंट्स, ये क्या है जी, मिड पॉइंट है। अगर मध्य बिंदु अगर आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स अगर दे रखे हैं 1 2 3, ये मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंटों को बनाने से एक त्रिभुज आपके पास बनता है। तो ये सारी आकृतियां सेम बनती है। तो इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस छोटे वाले त्रिभुज का 4 गुने के बराबर होगा। मतलब छोटा वाला निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है छोटे वाले का, तो इस पूरे के अंदर 4 का डिवाइड कर दो, छोटे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, हाँ जी, आगे चलो जी। हाँ, आगे आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अच्छा जी, अगर आपको लिखना हो कि सर ये एक पॉइंट है x, y से अगर x अक्ष के समांतर रेखा लिखनी है तो वो क्या होगा जी, y बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक, और अगर मैं लिखूं कि y अक्ष के समांतर रेखा लिखनी है तो वो क्या होगा, x बराबर कांस्टेंट होगा। आगे चलिए, स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा का ढाल किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको दे रखा हो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, तो इस रेखा का ढाल होता है माइनस का a/b। और अगर 2 पॉइंट दे रखे हो x1, y1 और x2, y2, तो इस रेखा का जो ढाल होगा
वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। इस तरीके से ढाल निकालते हैं। आगे चलो, हाँ जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। लेकिन ध्यान रखना ये जो c होता है वो किस पर होता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, ध्यान रखना y एक्सिस पर। अच्छा जी, स्लोप और पॉइंट फॉर्म में अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो तो तब लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये है दो बिंदु जब दे रखे होते हैं तब स्लोप। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a y अपॉन b बराबर होता है 1। और परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है सर आपके पास x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर होता है p, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग फॉर्म की लाइंस हैं, अलग अलग फॉर्म की लाइंस हैं। क्लियर है भाई, हैं? सेटिस्फाई कराओ रे। चलो जी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपको दे रखा हो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 और अगर आपको लिखना हो इसके पैरेलल लाइन अगर लिखनी हो तो इतना इतना पार्ट सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट चेंज होगा। इसका मतलब ax प्लस का by प्लस लेमडा बराबर होगा 0। अगर आपको दे रखा है कि लाइन ये है ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 है और इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर लिखनी है तो ऐसे केस में ये b इधर जाएगा, a इधर आएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब bx माइनस ay और ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो ये आएगा परपेंडिकुलर लाइन। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच का साइन चेंज और कांस्टेंट चेंज, ये है परपेंडिकुलर लाइन लिखने का तरीका। आगे है सर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अर्धक कैसे निकालते हैं? अर्धक निकालने के लिए फॉर्मूला ये है सर आपका, है ना, प्लस माइनस। लेकिन सबसे पहली इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है सर वो है कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है, कांस्टेंट पॉजिटिव होना है ना। और कांस्टेंट पॉजिटिव बनाने के बाद में पॉजिटिव अगर हम लेते हैं, सारी चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो आएगा ओरिजिन वाला। पॉजिटिव लेने पर तो कौन सा आएगा, मूल बिंदु को शामिल करने वाला अर्धक आ जाएगा, ठीक। अगर हम निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 और अगर गुरुजी ये 0 से बड़ा आ जाता है तो पॉजिटिव साइन लेने पर तो आएगा ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर आ जाएगा, है ना, अधिक कोण का अर्धक आपके पास आ जाएगा। और अगर हम लेते हैं ऐसा करने पर, पॉजिटिव आने पर अगर हम लेते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं तो ऐसा करने से एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर आएगा, मतलब न्यून कोण का अर्धक आएगा, ठीक। वही बात है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेने पर ऑब्ट्यूस का आएगा और पॉजिटिव लेने पे मतलब उल्टा लेने पर न्यून कोण का आ जाएगा। सारे क्वेश्चन बेईमानी से करेंगे। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं सर्किल। और सर्किल की जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में ऐसी इक्वेशन होती है। अच्छा जी, आपको पता होगा कि सर्किल का जो सेंटर होता है माइनस का g कोमा माइनस एफ, ये तो होता है सर्किल का क्या, सेंटर। और अगर हम निकालते हैं सर्किल का रेडियस तो सर्किल का जो त्रिज्या होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, ये क्या होता है सर्किल का रेडियस। अगर जो सर्किल का x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, x एक्स पे काटा गया अंतःखंड वो होगा 2√g स्क्वायर माइनस c और y एक्स का जो अंतःखंड होगा वो होगा 2√f स्क्वायर माइनस c, ठीक है जी, बात समझ में आई। अच्छा जी, ये है आपके पास स्लोप फॉर्म में, ये मैंने बताया था t बराबर 0 की फॉर्म में, t बराबर 0 की फॉर्म में स्पर्श रेखा का समीकरण x x1 y y1 बराबर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, ठीक है। एक आपको जो याद करना है वो ये याद करना, ये वाला रहने देना, ये याद करना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, √s1, ठीक है, क्या है, √s1। अच्छा जी, ये है आपके पास, अगर कोई भी दो वृत्त आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी दो वृत्त जब आपस में 90 डिग्री पर समकोणीय या लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं तब की कंडीशन है 2g1 g2 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। याद कर लेना, आया हुआ है क्वेश्चन इसका, ठीक है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्वेशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपन, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c रेडियस। हाँ जी, आप जरा देखिए, अगर रियल सर्किल कब बनेगा, जब रेडियस आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी। और पॉइंट सर्किल कब बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c बराबर अगर 0 हो तो बनता है पॉइंट सर्किल। बिंदु वृत्त जब रेडियस 0 होती है तब बनता है। हाँ जी,
सेंट्रल फॉर्म, ये तो हालांकि देखो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला देख लो आप, जब आपको क्या दे रखा हो, डायमीटर दे रखा हो, मतलब व्यास के दोनों सीरीज जब दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 अगर आपको दे रखा हो, तो ऐसे केस में सर्किल की इक्वेशन हम निकालते हैं इस तरीके से, x माइनस x1 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। क्लियर हुआ? आगे चलिए जी, पैरामेट्रिक इक्वेशन, इस टाइप के सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन में x के बराबर तो होता है r कोस थीटा और y के बराबर जो होता है वो होता है r साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर h जोड़ दिया तो आप h इसमें जोड़ दो और k इसके अंदर जोड़ दो तो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाती है। हाँ जी, अगर आपको देखना हो पॉइंट और लाइन की पोजीशन, अगर सर S1 क्या चीज़ है कि सर पॉइंट के निर्देशांक x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हम इक्वेशन के अंदर रखते हैं x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2f(y1) और प्लस का c, है ना, ऐसा जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? S1 बोला जाता है, S1। अगर ये S1 0 से बड़ा हो, S1 0 से बड़ा हो, तब आपके पास पॉइंट होता है सर बाहर, 0 से कम हो तो अंदर, 0 के बराबर हो तो पॉइंट के ऊपर, ठीक। और स्पर्श रेखा की लंबाई निकालते हैं, x1 y1 को डायरेक्ट इसमें रख दो, अंडर रूट ले लो, स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाती है। अच्छा जी, अगर आपके पास परपेंडिकुलर, ये जो p है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर लंब की लंबाई त्रिज्या से ज़्यादा है तो रेखा बाहर होगी, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो। मैं ट्रेन में क्लास ले रहा हूँ, वाह रे मेरे शेर, हाँ फोड़ कर आएगा तू, फोड़ कर आएगा। चलो जी आगे चलो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल ये आपका नहीं बनता है ना। चलो बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला के अंदर मैंने पूरा परफॉर्म आपको बना के दे दिया है कि सर पैराबोला होते हैं 4 टाइप के। इसको भी अगर आप नहीं पढ़ो तो मैं बता दूं आपको, ऑल कोनिक रिप्रेजेंटेशन कंडीशन, अगर ये इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस आपका है सर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहली बात करूं मैं, अगर a बराबर हो सर b और h बराबर अगर आपका 0 हो तो ऐसे केस में क्या बनता है जी? ऐसे केस में बनता है सर्किल बनता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि सर h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर अगर 0 आ जाए तो सर इस केस में क्या बनता है? पैराबोला बनता है, ठीक है, परवलय बनता है। अगर मैं तीसरी बात करूं h स्क्वायर माइनस ए बी, अगर सर ये 0 से कम आ जाएं तब क्या बनता है जी? तब बनता है आपका इलिप्स। अच्छा सर h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो बनता है सर हाइपरबोला। क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। अच्छा जी, अगर सर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा भी आ गया और a प्लस बी बराबर 0 भी आ गया तो वो होता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब आयताकार अतिपरवलय बनता है इस कंडीशन के अंदर। और ये टॉप मोस्ट कंडीशन में से एक है बेटा, 5वीं कंडीशन टॉप मोस्ट है ना। बाकी तो बच्चों को याद रहती है लेकिन ये वाली कंडीशन कम ही याद रह पाती है। तो बेटा इस कंडीशन को भूलना मत, गलती से भी मत भूलना इसको, ठीक है। h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन और a प्लस बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। हाय रे गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी। चलो जी आगे चलते हैं। इतना तो क्लियर है ना? हाँ चलो जी, अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की, उत्केंद्रता की। अगर E बराबर आपका 0 हो, उत्केंद्रता अगर 0 हो तो क्या बनता है? सर्किल। अगर E बराबर 1 होता है तो वो बनता है पैराबोला। उत्केंद्रता अगर 1 आ जाए तो पैराबोला, और E का मान अगर 1 से कम आ जाए तो वो क्या बनता है? इलिप्स बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। E अगर 1 से बड़ा बन जाए तो सर वो बनता है आपका हाइपरबोला, अति परवलय बन जाता है। और अगर E बराबर कितना हुआ? √2 आ जाए तो वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय, ठीक है ना, आयताकार अतिपरवलय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, E बराबर √2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, याद है? चलो जी देख लीजिए। हाँ ये होता है आपके पास पैराबोला, शक्ल तो याद ही होगी, है ना। इसको बोलते हैं भाभी, नाभि रे। और ये क्या है जी? निकिता, फोड़ कर आना, है ना, निकिता को भूल मत जाना। ये है भाभी और ये है निकिता, ये है शीर्ष, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। ये है नाभिलम। अच्छा नाभिलम की लंबाई ध्यान है कितनी? नाभिलम की लंबाई, हाँ नाभिलम की लंबाई होती है 4a, ठीक। आगे चलता हूँ फिर मैं। नाभिलम की लंबाई हर एक केस में क्या होती है? 4a होती है। चल आगे।
हाँ जी, ये सारी चीजें मैंने मेंशन करी है बेटा, इसमें सारी पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में एज इट इज मिल जाएगा। और अपने साथ में जो भी बच्चे हैं ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, जहां कहीं भी जा रहे हैं, और अगर ये वाला पीडीएफ पाते हैं, ये वाला पीडीएफ जिस बच्चे को चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें आरएस सर के नाम से। वहां पर आप पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? ये एक छोटा सा वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल टीम आरएस सर पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि कहाँ आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। सबसे पहले जब आप आरएस सर जो ऐप है इस पे लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद में कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर एक स्क्रॉल करेगा, यहाँ पर जय हिंद बैच के नाम से स्क्रॉल करता हुआ मिलेगा। उस जय हिंद पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे आएगा सर स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आएगा या बाई नाउ लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फिजिक्स का आएगा, यहाँ टेक्निकल मैथ आएगा, टेक्निकल मैथ। उस टेक्निकल मैथ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक फोटो नजर आएगा, वो मेरा फोटो होगा फोटो होगा मुकेश सर का। अच्छा जी, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 इंटरफेस नजर आएंगे, 3। यहाँ पे आएगा आपका मॉक टेस्ट, यहाँ पे आएगा मॉक, यहाँ पे आएगा पीडीएफ, और यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा लाइव। ये जो पीडीएफ है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, आरएस अग्रवाल वाला भी डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ जी, रिडक्शन, अच्छा ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें याद करवा रखी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका, एक तो आपको सारे कोनिक की जो कंडीशन है वो मैं याद दिला दूँ एक बार। अच्छा जी, चलो इस पर बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलिप्स दीर्घवृत्त कि गुरुजी 1 माइनस छोटी वाली बटे बड़ी वाली, याद है, बता देना पड़ोसी को, 1 माइनस छोटी वाली बटे बड़ी वाली, ये होता है इलिप्स के केस में होता है, ठीक है। और सारी चीजें इसमें एक चीज कॉमन है, क्या कि गुरुजी 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्या 2b स्क्वायर अपॉन है, वो क्या होता है, नाभि लंब की लंबाई सबके केस में 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है हाँ, बहुत लंबी प्रक्रिया है भाई साहब, पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, हैं। चलो जी, ये आपका, चलो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं। ये तो भाई साहब जब आपको इसमें दिख जाएगा, मुझे जो करना है वो करना है, आप ये देखो पॉइंट एंड एलिप्स। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास y स्क्वायर बराबर 4ax अगर परवलय है और y बराबर mx प्लस सी की अगर कोई रेखा है, तो अगर ये रेखा इसको स्पर्श करती है तो कंडीशन होगी सर c बराबर a अपॉन m, ठीक है। c बराबर क्या होगा, a अपॉन m होगा। लेकिन अगर गुरुजी परवलय ऐसा आ गया तो कि x स्क्वायर बराबर 4ay आ गया तो बताओ कंडीशन क्या होगी। चलो आप कमेंट करो कि अगर ये रेखा x स्क्वायर बराबर 4ay परवलय को टच करें तो c बराबर कितना होगा। फिर मैं लिखता हूँ आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक। और y बराबर एम एक्स सी जब लाइन है तो आपके पास c बराबर क्या होगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अगर आ जाएं तब बताओ सर c बराबर क्या होगा। बताओ फटाफट से, याद है मेरे लाल को। ओहो, c बराबर होता है सर माइनस ए एम स्क्वायर, c बराबर होगा माइनस ए एम स्क्वायर जब पैराबोला ओपन किधर हो, y एक्सिस की तरफ ओपन हो। अच्छा जी, अगर दीर्घवृत्त हो, इलिप्स हो, तो c बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा जी, अगर हाइपरबोला हो तब प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चा इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना मेरे लाल, है ना। हाँ, कि गुरुजी जब बीच में माइनस होगा तो माइनस लगा दूंगा मैं, और बीच में जब प्लस होगा मतलब इलिप्स का केस होगा तो प्लस लगा दूंगा मैं, और काम हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो तो सही, चुप क्यों हो, फटाफट से, हैं। हाँ, याद होना चाहिए बेटा। चलो जी, हाइपरबोला की केस में कुछ नहीं है, हाइपरबोला सीधी सी बात है ना, हाइपरबोला सीधी सी बात है। इसके केस में इसेंट्रिसिटी जो निकालते हैं वो होती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें छोटी बड़ी का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसके अंदर रखा जाता है 1 प्लस ट्रांसवर्स अपॉन कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स। क्या होता है, 1 प्लस कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट संयुग्मी बटा अनुप्रस्थ लिखा जाता है, ठीक है ना। ये याद रख लेना, दोनों का स्क्वायर होता है। हाँ जी, आगे चलिए। आगे आपको सारे कोऑर्डिनेट वगैरह आपको पूरे पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, एक एक बार हेडिंग है ना लगा लेना। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, चलो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिख देते हैं।
अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो y स्क्वायर बराबर 4ax लिखा हुआ हो, ऐसे केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x बराबर होता है 80 स्क्वायर और y बराबर होता है सर 280। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। अच्छा जी, अगर सर आपके पास हो ऐसा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो a स्क्वायर, मतलब सर्किल हो, तो x बराबर होता है a कोस थीटा और y के बराबर होता है a साइन थीटा। ये होता है सर्किल की केस में। अच्छा जी, अगर एलिप्स आ जाएं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा अगर ए स्क्वायर हो, तो ऐसे केस में लिखते हैं x के बराबर a कोस थीटा और y के बराबर लिखा जाता है b साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना है 1, तो ऐसे केस में x के बराबर a सेक थीटा और y के बराबर लिखा जाएगा b टेन थीटा। बस काम हो गया। सेक थीटा टेन थीटा किसके केस में आते हैं? अरे क्लियर है भाई, सेक थीटा टेन थीटा किसके केस में आते हैं? हाँ रफ्तार सीरीज से 25 में से 25। सवाल बेटा बाहर से नहीं जाएगा। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, जो भी जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, है ना, जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो हम पेपर का रिव्यू देंगे हैंड टू हैंड। आपका एग्जाम खत्म होते ही क्लास लग जाएगी। तो प्लीज़ आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटा सेल्फिश मत बन जाना। जब भी जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो, आपको नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर हमने बता रखे हैं। एक तो आर सर वाला नंबर आपके पास होगा, दूसरा नंबर हमारा ऑफिस का है और वो नंबर पर आप कॉल करके हमारे को क्वेश्चन बता सकते हैं। और वो नंबर कितने हैं सर? 8005661840। ठीक है ना, ये नंबर आप हमारे ऑफिस के नंबर है। कोई या तो मैं या आर सर या संजय सर कोई भी इसको कॉल को अटेंड करेंगे। आप प्लीज़ उनको वॉइस मैसेज करके, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आते हैं, फटाफट हाँ सर ये क्वेश्चन आया था, सर हाँ ये क्वेश्चन आया था, लिख कर दे सको तो बहुत बढ़िया बात है। और नहीं लिख कॉल करोगे तो आपको पता है बहुत सारे कॉल आएंगे तो बिजी रहता है। आप वॉइस मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, है ना, हम देख लेंगे इसको। प्लीज़ तैयार है ना बेटा? जिसका भी एग्जाम है ना कल, है ना, जिसका भी एग्जाम है कल, और ये क्लास आपकी जब खत्म हो जाएगी तो आपको अगर कोई डाउट हो ना मैथ्स में, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, मैं अटेंड करता हूँ। ठीक है, इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, मैं अटेंड कर लूँगा। मोटिवेशन की कहाँ ज़रूरत है, तुम तो भरे पड़े हो। चलो जी, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता रखी है, सारी चीज़ें बता रखी है। चलो जी, हाँ बेटा, इसके अंदर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर जो पॉइंट है वो बाहर है कि अंदर है, वो डिपेंड करता है, केवल हाइपरबोला में चेंज होता है। और सब के अंदर तो अगर S1 लेस देन 0 होता है तो वो इनसाइड होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। S1 लेस देन अगर 0 हो तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। और S1 ग्रेटर देन 0 हो तो वो होता है इनसाइड, मतलब इसमें उल्टा होता है। ठीक है, हाइपरबोला थोड़ा उल्टा आदमी है। हाँ जी, लिमिट अगर निकालनी हो तो चलो लिमिट में कुछ डेफिनेट लिमिट आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अच्छा मैं लिख दूँ फिर से आपको, बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 के केस में तो कितना आ जाता है 1, 10 में भी 1 आ जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ आपके पास में x साइन 1/x, तो ऐसे केस में आंसर आएगा 0। लेकिन इसी केस में अगर लिमिट आपको इनफाइनाइट लिखी हुई आ गई x साइन 1/x, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, इस केस के अंदर आंसर आता है 1 जब लिमिट इन्फिनिटी हो। अच्छा 10x/x की लिमिट भी 1 होती है, cos x पे लिमिट 1 होती है, 1/cos पे 1 होती है, और cos x/x हो तो क्या होता है? 0 होता है। ये सारी लिमिट आपने पढ़ रखी है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। अगर आपके पास ax माइनस 1 जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है तो आंसर आ जाएगा log a, जो e की पावर में है वही यहाँ पर है तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अच्छा जो log के अंदर यहाँ पे है वही यहाँ पे हो तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये सारी लिमिट आपको ध्यान रखनी है। देख लो, मैं बता रहा था ना, ये वाली लिमिट, ठीक है ना, साइन x/x, ये बेटा लिख लो, आप याद कर लो इसको। साइन x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तब 1 होता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तब 0 होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनता है तब तो देखो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। बस इतना सा ध्यान रखना।
ठीक है। हाँ, एक्सपेंशन तो शायद मैंने डाला ही नहीं है स्लाइड में। अच्छा जी, कुछ जो लिमिट होती है, रहा एक्सपेंशन भी है, एक्सपेंशन भी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस फॉर्मूलो वाली जो पीडीएफ है उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। एक्सपेंशन ई की पावर एक्स के सारे पॉजिटिव, ई की पावर माइनस एक्स में अल्टरनेट सीक्वेंस में नेगेटिव, और लॉग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लॉग के अंदर फैक्टोरियल नहीं होता, लॉग में क्या नहीं होता, फैक्टोरियल नहीं होता लॉग में, और 10 के अंदर फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, सारे फैक्टोरियल आपके सामने लिखे हुए हैं। साइन के अंदर पावर ओड पावर्स होती है, क्या होती है, साइन के अंदर ओड पावर, साइन के अंदर और 10 के अंदर ओड पावर होती है, ध्यान रखना, विषम पावर होती है। कोस के अंदर जो पावर होती है वो सम पावर होती है, अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस चलता है। 10 में सारे ही पॉजिटिव होते हैं और इसकी पावर क्या चलती है, ओड चलती है। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखोगे आप लोग। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करती है, सीधी सी बात है, एग्जिस्ट कहाँ नहीं करती, जहाँ पे नीचे वाली संख्या 0 हो जाती है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है भाई। हाँ, मैंने आपको ये भी कहा था x माइनस मोड x माइनस एल्फा अपॉन x माइनस एल्फा, इस केस के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा। ठीक है, हाँ ओ चलो जी, डिफरेंशिएशन तो कॉमन सी बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ax का ax की पावर n का nx की पावर n माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a होगा। अच्छा, log x का मैं बता दूं बेटा आपको कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x तभी होता है जब बेस क्या हो, e हो। अगर बेस e नहीं होगा, अगर बेस आपका a होगा, तब ये डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। इस केस में आपको इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इसको लिखना पड़ेगा log x अपॉन log a, फिर यहाँ पे बेस लगा दो e, अब डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा क्या, 1/x, और ये कांस्टेंट है। जब ये log नीचे से ऊपर जाता है तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज, और log x का होगा 1/x। क्लियर है ना, ध्यान रखना। हाँ जी, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है बेटा। ठीक है ना हाँ, चलो जी, जरूर आएंगे भाई साहब, साला सर भी आएंगे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स में माइनस आ जाता है, और सेक इनवर्स में 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स में माइनस हाथ में आ जाता है। बस इतना ही फर्क है। हाँ, हाइपरबोलिक का वैसे आपको पूछा भी नहीं जाता है ना, हाइपरबोलिक का पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, साइन का कोस और कोस का भी साइन ही होता है हाइपरबोलिक में, है ना, माइनस नहीं होता है हाइपरबोलिक में। टेन हाइपरबोलिक का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है, कोट हाइपरबोलिक का कोसेक, इसके अंदर जरूर माइनस आता है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में माइनस आता है। कोसेक के अंदर उसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, है ना। ये हाइपरबोलिक इनवर्स वाले कम ही पूछे जाते हैं। हाँ जी, जो काम की चीज़ें वो बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आपको एक तो नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो भी फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ढाल आ जाएगा। अगर कोई भी आपका टेंजेंट जो है, जो भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा अगर वो समांतर है, क्या एक्स एक्सिस के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, उस कंडीशन के अंदर dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, अगर वो लंबवत है, एक्स एक्स के लंबवत है, तो उस केस के अंदर dy/dx जो है, dy/dx वो हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है बेटा, है ना। PS प्लस PS डेस वो होता है बेटा, प्लस वाला तो होता है इलिप्स के केस में, है ना, दीर्घवृत्त में 2a, और PS माइनस PS डेस जो होता है वो होता है अति परवलय में होता है। और कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले तक, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले तक कोई फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में कि हाँ यार फॉर्मूला तो पता नहीं कहाँ देखूँ, तो कॉल कर लीजिएगा, ऑफिस वाले नंबरों पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, सीधी सी बात है, अगर फंक्शन सर आपका क्या हो, f डेस x, एक बार डेरिवेटिव करना 0 से बड़ा आ जाए तो इंक्रीजिंग होगा, और f डेस x एक बार डिफरेंशिएशन किया लेस देन 0 आ जाए तो क्या कर दोगे, डिक्रीजिंग कर देना। ठीक है, सीधा सा सवाल आता है इसका। मैक्सिमा मिनिमा, सीधी सी बात है, आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन का सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना
और उस सिंगल टाइम डेरिवेटिव को जब आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की कुछ वैल्यूज आ जाएगी, x1, x2, x3 वैल्यूज आ जाएगी, और इसको आप किस में रखोगे, f डबल डैश में। f दोबारा इसका अवकलन किया, अगर आपने रखा x1 इसमें रख दिया x की जगह, आपने रख दिया x की जगह x2 रख दिया, आपने इसमें x की जगह क्या रख दिया, x3 रख दिया। अगर गुरुजी ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा जी, मिनिमम होगा। अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। और अगर जीरो आ गया तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नति परिवर्तन बिंदु इसको बोला जाता है, जहाँ पे न तो मैक्सिमम होता है न मिनिमम होता है। ठीक है क्या, हाँ बिल्कुल बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, आप बुलाओगे सिलेक्शन होने के बाद में ना। हाँ चलो जी, गुलाब जामुन भेजना भाई साहब, पूरे नंबर आ गए तो 50 प्लस जिसके आए गुलाब जामुन भेज देना, एड्रेस बता देंगे। हाँ जी आओ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बस इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूले और डायरेक्ट फॉर्मूले आने वाले मैं टिक कर दूंगा। बेटा 0 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, k का इंटीग्रेशन होगा kx प्लस c, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन x का होगा log x, 1 e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का ध्यान रखना नीचे आता है, इसमें नीचे आता है a की पावर x अपॉन log a, और ले भी ध्यान रख लेना, ऐसा लिखा आपने a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a लिखा, तो इस लॉग का बेस जो होता है वो ई होता है। लेकिन इस लॉग को ऊपर भी लिखा जा सकता है, वो कैसे कि गुरुजी ऊपर लेके जाओगे तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ए यहाँ पे ई यहाँ पे चला जाता है। ठीक है ना, ये दोनों आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स का हो इंपॉर्टेंट है सर, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स या फिर माइनस का कोस एक्स। अच्छा जी, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, टॉप मोस्ट है सर ये दोनों, ये चारों जो है आगे वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या फिर लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, वारे 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 भाई। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कि गुरुजी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स लॉग के साथ में या फिर लॉग 10 एक्स बाई 2, टॉप मोस्ट। बेटा ये चारों याद करके जाना, ये चारों, और मुझे जहां तक लगता है इन दोनों में से तो एक सवाल एग्जाम में पड़ ही जाएगा, एग्जाम में एक इंटीग्रेशन है इन दोनों में से दिख जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स, और 10 स्क्वायर का बता ही दिया तुम्हारे को। ठीक है क्या, हाँ युद्ध स्टार्ट है, आर्मी तैयार है। हाँ जी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आपको पता है सेक एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बताओ मुझे, कमेंट करो फटाफट, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है? बोलो। हाँ कल सबके कॉल उठाएंगे कल। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स करके, बिल्कुल 10x माइनस एक्स प्लस सी, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। हाँ याद रखना, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करा तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स प्लस का सी। ठीक, और कोट स्क्वायर का भी याद रखना, कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या कि गुरुजी कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस का कोट एक्स माइनस एक्स प्लस का, ये याद रखना बेटा दोनों, है ना। हाँ जी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, हाइपरबोलिक वाले आपको याद नहीं रखने हैं, बाकी आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ओहो ओहो ओहो, शानदार फॉर्मूला है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, अच्छा 1 अपॉन, बेटा जब दोनों के बीच में स्क्वायर और प्लस आ जाए तो टेन इनवर्स में चेंज होगा, स्क्वायर और बीच में माइनस आ जाए तो लॉग में कन्वर्ट होगा। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा, या एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा, मतलब इसका उल्टा हो जाता है।
हाँ जी, ओहो, ये वाला फॉर्मूला टॉप मोस्ट फॉर्मूलों में से एक है। 1/√x² माइनस a स्क्वायर, माइनस आ जाता है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता है, और अगर प्लस आ जाता है तो लॉग में कन्वर्ट होता है। ये रहा देख, log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, और बीच में जब बेटा x स्क्वायर माइनस का आता है तब साइन इनवर्स में, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का है, दोनों का स्क्वायर है, तब आपके पास log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी आगे चलो। ये वाले फॉर्मूले तो हालांकि आते नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, √a² माइनस x स्क्वायर। अच्छा, अगर गुरुजी ये नीचे था तब आया था साइन इनवर्स, तो देखो इसके फॉर्मूले में साइन इनवर्स दिखेगा आपको। ठीक, अगर ये नीचे था 1/, में लिखा हुआ तो लॉग था, तो लॉग आपके पास साइन हाइपरबोलिक को ही लॉग बोलते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक। तो ये फॉर्मूले सारे बच्चों को याद हो जानी चाहिए बेटा, है ना। e⁻ax याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। e⁻ax डायरेक्ट आएगा, अगर आएगा तो e⁻ax साइन bx क्या होगा, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसके साथ में आ जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx आ जाएगा, a साइन bx माइनस b cos bx आ जाएगा। क्लियर हुआ। 1/a स्क्वायर वाला रोंग है, रोंग नहीं है वो 1/a स्क्वायर दूसरे तरीके से उसको लिखा हुआ है ना, दूसरे तरीके से उसको लिखा हुआ है, राइट है। बाकी अगर e⁻ax cos bx आ जाता है तो सेम, यहाँ पर तो सेम का सेम ही काम है, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना बेटा, अगर कोस आ जाए तो बीच में आता है प्लस, साइन आता है तो बीच में क्या आता है, माइनस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। अरे भाई वो रोंग नहीं था मेरे लाल, रोंग नहीं था। ये वाले की बात कर रहे हो आप, ये वाला है ना, ये वाला बेटा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। देखो दोनों उल्टे हैं, है ना, सही लिखा हुआ है फॉर्मूला बिल्कुल। चलो जी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है गुरुजी फर्स्ट तो कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन d/dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ये होता है आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का। और फर्स्ट इंटू सेकेंड का माना जाता है कैसे, आइलेट के अनुसार माना जाता है। आई का मतलब इनवर्स वाले होते हैं, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x। एल का मतलब लॉगरिथम होता है। ए का मतलब एल्जेब्रिक, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, साइन x होता है, कोस x होता है, टेन x होता है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x, a की पावर x, e की पावर माइनस x। ठीक है, आइलेट के अनुसार मानते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी आगे चलो। हाँ भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले एक और वो नमूना आपको बता दूं मैं, ये वाला। अगर सर ऐसा हो e⁻x इंटू fx प्लस f' हो, इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आ जाए तो ध्यान रखना बेटा, किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कि गुरुजी इसका, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वो ही राइट वाले के साथ में बच जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वो बचेगा। जैसे नमूना भी करवा दूँ, e⁻x और 10x प्लस का सेक स्क्वायर x है ना, तो आप देखोगे डिफरेंशिएशन किसका है, 10 का है, ये रहा। तो आंसर आ जाएगा क्या, e⁻x इंटू 10x, e⁻x इंटू 10x प्लस का सी, राइट आंसर। क्लियर। हाँ, बिजली चमक रही है तलवार निकाल ली क्या मेरे शेरों ने, हैं? हाँ, तलवार निकाल ली क्या मेरे शेरों ने, बिजलियाँ चमक रही है अभी से, आसमान में बिजलियाँ चमक रही है। हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन कौन सी लिमिट याद रहनी चाहिए, कौन सी लिमिट कहाँ पे लगाते हो। अच्छा जी, मैं बात करूँगा एक तो ये वाली लिमिट। अच्छा, लिमिट है कौन सी, P2 प्रॉपर्टी है। और कहाँ कहाँ लगाओगे, अगर मोड वाला फंक्शन आ जाए, या फिर GIF वाला फंक्शन आ जाए, या फिर डिफाइन करा हुआ कोई भी फंक्शन आ जाए, परिभाषित किया हुआ कोई फलन आ जाए, वहाँ पे आप P2 प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, ये है सर प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने पहले लिख दी है। ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी है, ये लगानी है ऑड और इवन फंक्शन देखते हैं इसके अंदर, है ना, ऑड और इवन देखते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी 3 और 4 है। ये वाली तो है सर तीसरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये है सर P7 प्रॉपर्टी है ना, माइनस से लेकर प्लस वाली तो 7 है। इन दोनों के अंदर ये कहाँ लगाएंगे कि गुरुजी, एक तो लॉग वाले फंक्शन के अंदर, लॉग वाला फंक्शन जब भी आ जाए तो क्या लगा दो, ये
प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4, ठीक। और एक क्या लगाते हैं, बेस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, बेस में नो चेंज, बेस में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में तो सही है। और एक लगाते हैं गुरुजी रिमूवल ऑफ एक्स, रिमूवल ऑफ एक्स मतलब एक्स को हटाने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है मेरे लाल। हाँ जी, आगे चलिए। आगे ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, है ना। ये एक आपकी पीरियोडिक ये वाली प्रॉपर्टी बता रखी है कि एन आगे आ जाता है जब एन टी माइनस एक्स होता है तो पीरियोडिक फंक्शनों के अंदर। हाँ जी, एरिया अंडर द कर्व के अंदर ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो साइन का एरिया 0 से π/2 के अंदर एरिया 1 है ना, ये पाई होता है। साइन के अंदर भी ऐसा ही होता है, साइन एक्स में ऐसा होता है और कोस एक्स में भी ध्यान होगा। एक आपको ध्यान रहना चाहिए पैराबोला की केस में कि सर पैराबोला की केस में लेटस रेक्टम, पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, बोलो जी, कमेंट करो जी क्या होगा। पैराबोला और लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया, परवलय और उसके नाबिलम से गिरा हुआ पूरा जो क्षेत्रफल है ना, ये दोनों साइड वाला, वो कितना होता है 8/3 a² होता है। परवलय और उसके नाबिलम से गिरा हुआ क्षेत्रफल 8/3 a² होता है। अच्छा जी, अगर आपको 2 परवलय दे रखे हो तो अगर गुरुजी एक परवलय इधर खुले एक परवलय अगर इधर खुले तो ऐसे केस में क्या होता है, बोलो फटाफट। परवलय अगर आपको एक इस साइड में हो, है ना, इसके केस में एक तो है आपका y² बराबर 4ax है और एक है x² के बराबर 4by है। ऐसे केस में ये जो दोनों के बीच में एरिया निकालते हैं ना, वो क्या होता है जी, इसमें से x की सिंगल पावर का कोफिशिएंट उठा लो, 4a × 4b/3 मतलब 16ab/3 क्या होगा, 16ab/3। 2 परवलयों से घिरा हुआ क्षेत्रफल 16ab/3 होगा। बोलो सही है क्या, क्लियर है। अगर एक तो परवलय हो और एक आपके पास लाइन हो, ये वाली लाइन हो, ये वाली रेखा है सर y बराबर है mx और एक परवलय है y² बराबर 4ax, इन दोनों से बाउंडेड ये वाला एरिया निकालना हो तो वो कितना होगा 8/3a²/m³, 8/3a²/m³, ये आएगा सर राइट। ठीक है, क्लियर है भाई, 8/3a²/m³। और बोलो कौन सा बच गया। अच्छा, सर्किल के रिगार्डिंग मैंने बता ही दिया था आपको। अगर आपके पास एक सर्किल हो, है ना, और एक आपके पास कोई लाइन जाए, सर्किल होगा ऐसा x² + y² बराबर 4 और y बराबर √3x, है ना। तो ऐसे केस में आप ये देख लेना ये एंगल कितना बनता है, और एंगल देख लो, क्यों, वो कहाँ से पता चलेगा, इस लाइन के स्लोप से, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा से। फिर आप क्या लगा दोगे इसमें, θ/360 और πr²। चलो इसकी केस बना देता हूँ मैं। अगर गुरुजी, अगर आपके पास ऐसा हो, ये तो सर्किल है और इस सर्किल की इक्वेशन x² + y² बराबर है r²। ठीक है, अगर लाइन हो आपके पास y बराबर x, लाइन हो क्या, y बराबर x, तब थीटा बराबर होगा 45 डिग्री, थीटा बराबर 45। तो ऐसे केस में सर 45/360 और इंटू πr² होगा। अगर आपके पास लाइन हो y बराबर √3x हो, ऐसा हो, तो थीटा बराबर कितना होगा जी, थीटा बराबर होगा 60। इसका मतलब 60/360 πr² होगा। अच्छा जी, अगर मैं लिखूं आपके पास √3 इधर आ जाएं, तब थीटा होगा 30, तब आपका 30/360 πr² होगा। बोलो सही है क्या। अच्छा, पिछली बार जो सवाल आया था ना, है ना, हाँ जी, पिछली बार जो सवाल आया था वो आया था दीर्घवृत्त का, ऐसा, ये दीर्घवृत्त बनता है ना, इस दीर्घवृत्त का, ये दीर्घवृत्त है x² + y²/b² बराबर कितना। तो सर इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, πab होता है। दीर्घवृत्त का आया था πab। ठीक, हाँ जी, बढ़िया। चलो जी, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आपका एलजेब्रा का पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा वेक्टर का बचा हुआ है, फटाफट से फिनिश कर देते हैं इसको ना, आधे घंटे में। हाँ जी, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मूलों का जो योग होता है अल्फा + बीटा -b/a, और मूलों का जो गुणा होता है वो होता है c/a। और अगर नई समीकरण बनानी हो तो वो होता है x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणा।
अच्छा जी, अब हम मूलों की कंडीशन देख सकते हैं कि मूलों की कंडीशन, जब मूल अगर समान होते हैं, d बराबर 0, d बराबर 0 पर मूल क्या होते हैं, समान। अगर d नॉट इक्वल टू 0 होते हैं तो मूल क्या होते हैं, असमान होते हैं। अब असमान में अलग अलग कंडीशन लग जाती है। अगर आपके पास, मैंने कहा था बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, अगर ये पूर्ण वर्ग आ जाए, ये क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग अगर आ जाए तो मूल क्या होंगे, परिमेय। मूल क्या होंगे, परिमेय। लेकिन इसके अंदर a b c किसी के अंदर भी क्या होना चाहिए, a b c जो पूरे हैं वो परिमेय अगर हो, वो अगर परिमेय हो तो मूल क्या हो जाएगा, परिमेय। a b c का साइन भी देख लेना। ऐसा नहीं तूने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। जैसे एक नमूना बताऊं, बच्चे गलती करते हैं वहां पर। बेटा ऐसा दे रखा है √2x स्क्वायर माइनस, ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस का 4, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपने मान लो कि गलती से निकाला बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाला, और ये तो आ गया आपके पास क्या, पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग। तो आपने बोल दिया कि सर पूर्ण वर्ग आते ही मैं तो मूल क्या करूंगा, परिमेय। नहीं बेटा, इनको भी देखना, इनको भी देखना, ये भी क्या होने चाहिए, बिना अंडर रूट वाले होने चाहिए। अगर ये तीनों बिना अंडर रूट वाले हो और ये भी पूर्ण वर्ग अगर आ गया, तब क्या होंगे, मूल परिमेय होंगे, है ना, तब मूल परिमेय होंगे, ध्यान रखना, ठीक। हाँ जी, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो बाकी जो और जो कंडीशन है ना, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, पूरी आपको लिखी हुई है। कॉमन रूट्स, अगर गुरुजी दो समीकरणों के मूल, दोनों समीकरणों के मूल अगर उभयनिष्ठ हो तो कंडीशन लगती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दोनों समीकरणों के दोनों मूल वो के वही हैं, पहले में जो मूल है वही दूसरे के हैं, तो आपके पास बेटा उसका वैल्यू 1 आएगा, एक वैल्यू आएगा 1/e स्क्वायर प्लस 1/e का स्क्वायर, एक आता है ना, आता है सवाल पक्का इसका। अति परवलय और संयुग में अति परवलय। अगर एक ही मूल कॉमन हो, एक ही मूल अगर कॉमन हो तो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन आपके पास लिखी हुई है बेटा, देखना एक बार। a1x स्क्वायर प्लस का b1x प्लस का c1 बराबर क्या है, 0। दूसरा है सर a2x स्क्वायर प्लस का b2x प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण, अगर दोनों के अंदर एक ही मूल उभयनिष्ठ है तो बात वो बन जाती है ना, और दोनों मूल अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ है तब तो वो, और अगर एक ही मूल उभयनिष्ठ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर बराबर ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, a1b2 माइनस a2b1 आ जाएगा, और इसको इधर करेगा तो आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1, ठीक। ये कंडीशन भी ध्यान रखना। क्लियर है क्या, चलो आगे। हाँ जी, अगर आपको निकालना हो अल्फा माइनस बीटा का मान तो उसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे √d/a। ध्यान रखना, मूलों का जो अंतर है उसको लिखा जाता है √d/a लिखा जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जाता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा लिखा जाता है। बाकी तो आप चेंज कर लोगे सबके अंदर, है ना। हाँ, इन दोनों को अपन लिख लेंगे और इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे। इन दोनों में एलसीएम लिया, ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया, ठीक है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है और आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, उनके बाहर पेपर आएगा भी नहीं बेटा, है ना, सारी चीज़ें क्लियर। हाँ जी, हाँ, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इसको ध्यान से समझना, सवाल बनेगा यहाँ से। अगर सर हमारे पास ऐसा हो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक। अगर आपके पास b बराबर 0 हो, b बराबर 0 हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर रूट्स आर अपोजिट इन साइन, रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मूल आपस में एक दूसरे के चिन्ह में विपरीत, इसको क्या बोला जाता है, चिन्ह में विपरीत। मूल एक दूसरे में चिन्ह में विपरीत होंगे, पहले मूल का चिन्ह और दूसरे जो मूल का जो चिन्ह होगा उसमें प्लस माइनस का फर्क होगा जब b बराबर 0 होगा। अच्छा, जब c बराबर 0 होगा तब कि गुरुजी एक मूल 0 होगा, ठीक। अगर मैं कहूँ b और c दोनों ही 0 हो गए तो दोनों मूल क्या होंगे, 0 होंगे। अगर a बराबर c होगा, वाह रे वाह, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक तो b बराबर 0 आ जाए तो मूल एक दूसरे के चिन्ह विपरीत होते हैं, और अगर a बराबर c आ जाता है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक, हाँ जी, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप कंडीशन ध्यान रखोगे ये वाली, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आ जाए तो एक मूल तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, c अपॉन a होगा। टॉप मोस्ट कंडीशन में से एक है ये, टॉप मोस्ट कंडीशन में से एक है। ठीक, अच्छा जी, और कोई ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी, ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही बता रहा हूँ अभी मैं। हाँ जी, अगर एक मूल दूसरे मूल का k गुना हो, एक मूल दूसरे का k गुना हो, तब कंडीशन लगती है b स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, ये कंडीशन लगती है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k। अगर एक मूल दूसरे का k गुना हो, ठीक है। अच्छा जी, एक मूल दूसरे का अगर m अनुपात n में हो, अल्फा अपॉन बीटा बराबर m अनुपात n हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर होता है b स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn होता है। ठीक है, अगर दो मूलों का अनुपात समीकरण के मूल m अनुपात n में हो तो कंडीशन होती है b स्क्वायर अपॉन ए सी m प्लस n का स्क्वायर अपॉन mn। कई बार बोल दिया जाएगा, इसका मान ज्ञात करो यदि समीकरण के मूल 2 अनुपात 3 में है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, कई बार बोल दिया जाएगा समीकरण का एक मूल दूसरे का 3 गुना है, तो बताओ क्या कंडीशन होगी, p गुना हो तो कंडीशन क्या होगी। तो ध्यान रखना, ये कंडीशन ध्यान रखना कितना गुना है ना। चलो जी, सीक्वेंस एंड सीरीज में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ टॉपिक ये हैं, ये देख लो आप, है ना। वैसे एक ये 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल के अंदर ध्यान रखना, थोड़ा सा इसके अंदर आप ध्यान रखना। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है इस वाली प्रॉपर्टी को। अगर मैं कहूँ p वा पद अगर आपके पास q हो और q वा पद अगर आपके पास p हो, तो ऐसे केस में p प्लस q वा जो पद होगा वो तो होगा 0, और ऐसे केस में r वा पद जो होगा वो होगा p प्लस q माइनस r। याद करवाया हुआ है ना, n वा पद ये होगा। ठीक, यदि किसी समांतर श्रेणी का p वा पद उल्टा होकर अगर आ जाए, उल्टा होकर p वा पद 1 अपॉन q, q वा पद 1 अपॉन p, या m वा पद 1 अपॉन n और n वा पद 1 अपॉन m आ जाएं, तो दोनों के अंदर a बराबर 1 अपॉन mn और d बराबर भी क्या होगा, 1 अपॉन mn होगा। ध्यान रखना, ठीक, ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, p वे पद का p गुना q वे पद के q गुना के बराबर हो तो p प्लस q वा पद होगा 0। डायरेक्ट सवाल छपता है, p वे पद का p गुना q वे पद के q गुना के बराबर हो तो ऐसे केस में p प्लस q वा पद 0 होता है बेटा। हाँ जी, आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, अगर आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल an स्क्वायर प्लस का bn, तो ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो, सार्व अंतर निकालना हो, तो वो होता है n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना। n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना वो क्या होता है, सार्व अंतर होता है। लेकिन अगर an लिखा हुआ हो, an अगर लिखा हुआ हो तो n का जो कोफिशिएंट है, n का जो कोफिशिएंट है वो ही क्या होता है, सार्वंतर। इसके केस में सार्वंतर b होगा, इसके केस में सार्वंतर n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होगा, मतलब 2a होगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। हाँ जी, p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो, p पदों का योगफल q हो, ऐसा दे रखा हो, p पदों का योगफल तो हो q और q पदों का योगफल अगर p हो, है ना, तो ऐसे केस में p प्लस q पदों का योगफल होगा माइनस p प्लस q होगा। ये भी डायरेक्ट ही आ जाता है, ये भी डायरेक्ट ही आ जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो, ये देख लो, ये प्रॉपर्टी ये समझा दी मैंने। अगर सर p पदों का योगफल और q पदों का योगफल बराबर हो तो ऐसे केस में p प्लस q पदों का योगफल होगा 0। ठीक है, p प्लस q पदों का योगफल 0 होता है। चलो जी, हाँ, ये देख लो ये वाली प्रॉपर्टी भी टॉप मोस्ट प्रॉपर्टियों में से एक है। a और b के बीच में n समांतर माध्य अगर डाले जाएं तो उन सारे समांतर माध्यों का योग एक समांतर माध्य का n गुना होता है। क्या होता है, एक समांतर माध्य का n गुना। आप डिटेल में कहाँ पढ़ाते हैं बेटा, डिटेल के अंदर अभी एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद में हमारे चैनल पर पूरी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ाई जाती है। जितना डीप से आप पढ़ना चाहोगे ना, उतना डीप से प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ जी, अगला, ये कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है ना। चलो जी, आगे चलिए। जीपी का n वा पद दे रखा है ar की पावर n माइनस 1 और किसी जीपी के n पदों का योगफल ar की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस a होगा और इनफाइनेट टर्म का जो योग होगा
एस इनफाइनेट बराबर होगा a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन गुरुजी इसके अंदर जो r का मोड है वो हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। r का मोड हमेशा 1 से कम होना चाहिए तभी अप्लाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। एक आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ें हैं सर, ए जी और एच जो होते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ये तीनों होते हैं सर जीपी में होते हैं। ये तीनों जीपी में होते हैं तो जी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए इंटू एच आएगा। ध्यान रखना तीनों जीपी में होते हैं, ए जी एच तीनों जीपी के अंदर होते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा, पीडीएफ मिलेगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक मिड पॉइंट का ध्यान रखोगे आप, है ना। एक लिखोगे आप, जो भी टर्म आपको जनरल टर्म निकालनी हो r+1 वे नंबर की टर्म, तो वो होता है NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है ना, ये होता है। और अगर मिडिल टर्म निकालनी हो, अगर n आपके पास सम पद हो, पदों की संख्या जब आपके पास पदों की संख्या क्या, पावर अगर सम संख्या हो तो n+2 अपॉन 2 पद मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर पावर आपकी विषम संख्या हो तो n+1 अपॉन 2 और n+3 अपॉन 2 ही कर लो इसको। एक तो अगर पावर विषम संख्या हो तो ये वाला पद और एक ये वाला पद, ये दो मिडिल टर्म होते हैं। लेकिन दो वाला नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है। एक आपको टर्म फ्रॉम एंड भी ध्यान रहना चाहिए, है ना। टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको निकालो, बी को इधर ले जाओ और ए को इधर ले आओ विद साइन, समझ गए क्या। अगर आपको अंत से कोई पद निकालना हो तो बी को इधर, ए को इधर विद साइन कर देते हैं तो वो आ जाता है अंत से कोई पद, ठीक है। हाँ जी, ओहो, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर भी नहीं जाएगा बेटा। देख लो, अगर आपको दे रखा है दो कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई में है और दोनों का डिफरेंस कितना है r, दोनों का डिफरेंस कितना है r, तो ऐसे केस में डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, ऊपर तो फैक्टोरियल n और जितना दोनों के बीच में गैप है r का तो वो n में से माइनस कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे, फैक्टोरियल करके डिवाइड कर दो, ठीक है ना। कई बार आपको आ जाता है C0 इंटू C1, C1 इंटू C2 ऐसे आ जाता है। जितना गैप है ना उतना n में से माइनस कर देना, उतना ही प्लस कर देना, फैक्टोरियल लगा देना, ऊपर फैक्टोरियल 2n ही आएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ C0 का स्क्वायर है तो आपके पास वहाँ पे क्या लिखोगे, C0 का स्क्वायर है तो दोनों का गैप नहीं है तो r बराबर 0, फैक्टोरियल 2n अपन फैक्टोरियल n जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2nCn। अगर सर यहाँ पे संख्याएं C0 C1 इनके कोफिशिएंट में अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं आ जाती है तो C0 का गुणांक और प्लस Cn का गुणांक दोनों का योग करके 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई, कब, जब समांतर श्रेणी में संख्याएं आ जाती है। ये गुरुजी 1 2 3 समांतर में है लेकिन C0 से स्टार्ट नहीं है तो C0 से स्टार्ट कर दो 0 इंटू C0 लगा के, फिर C0 का गुणांक Cn का गुणांक दोनों को जोड़ा, उसमें 0 इसमें n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है। अगर आपके पास सारे ही पद दे रखे हो C0 C1 C2 2 की पावर n आएगा, और अगर सम पद दे रखे हो तो क्या आएगा 2 की पावर n-1। अगर विषम दे रखा हो जैसे C1 प्लस C3 प्लस C5 ऐसे निकालो तो 2 की पावर n-1। अगर तीन टर्म दे रखी हो कहीं पे, है ना, और तीनों की तीनों डी सिमिलर हो, अलग अलग हो, उसकी पावर n हो, तब आपके पास टोटल पदों की संख्या होगी n+1 n+2 अपॉन 2 होगी, n+1 n+2 अपॉन 2, ठीक है, ध्यान रखना। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ओहो, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस टाइप के प्रसार में x की पावर m का गुणांक निकालना हो, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा और उसकी पावर अगर कहीं n हो, इसमें x की पावर m का गुणांक अगर निकालना हो, x की पावर m का गुणांक निकालना हो तो वो उसके अंदर r निकालते हैं क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके निकालते हैं, ठीक है ना। अगर स्वतंत्र पद निकालना हो तो r बराबर n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके निकालते हैं। ये है सर स्वतंत्र पद। बेटा ये r का वैल्यू है, पद का नंबर इससे एक ज़्यादा होता है, वो याद कर लेना आप, ठीक है। हाँ जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद नहीं करवाऊंगा मैं चीज़ें आपको, बस प्रॉपर्टीज याद कराऊंगा। ये प्रॉपर्टीज हाँ पूरे कर दिए
हाँ भाई, प्रॉपर्टीज याद कर लेना। कॉम्बिनेशन के अंदर NCX बराबर NCY हो तो नीचे वाले दोनों का योग ऊपर वाले के बराबर होगा। ठीक, अगर नीचे ऊपर वाली दोनों संख्या बराबर नीचे वाले में एक का फर्क, तो ऊपर वाले में एक प्लस होगा, नीचे वालों में से बड़ी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से बता रखी है। पिछली बार इसका भी सवाल था, NCR बटे NCR-1 ऐसा कुछ था। तो ध्यान रखना, अगर डिवाइड में आ जाए तो ऊपर वाली दोनों बराबर हो, नीचे वालों में एक का फर्क हो, तो इसको माइनस कर देना इसमें से n-r+1 और डिवाइड कर देना इसका। ठीक है, n-r+1/r ये आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, दोनों ऊपर वाली बराबर, नीचे वाली एक का फर्क होना चाहिए। तो आपका इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, इसका नीचे डिवाइड कर दो। चलो जी, ये हो गए आपका सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सर आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट, बस फिनिश यहाँ तक है ना, आर्ग्यूमेंट तक। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो फॉलो किसको करती है कि सर वो फॉलो करती है लॉगरिथम के रूल को फॉलो करती है ना। अगर दो डिवाइड में हो तो अलग अलग एम्पलीट्यूड माइनस होगा, अगर जेड बार हो तो माइनस बाहर आ जाता है। इंपॉर्टेंट है सर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, मतलब जेड बार माइनस क्यों हुआ वो भी देखो कि सर कोई भी नंबर अगर यहाँ पर हो जेड बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, अगर आप उसका जेड बार करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। इसका होता है थीटा और इसका क्या होता है माइनस थीटा। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर चला जाएगा, ये होता है माइनस जेड। इसमें थीटा होता है, इसमें होता है पाई माइनस थीटा, इसके अंदर होता है सर माइनस पाई प्लस थीटा और इसमें माइनस थीटा। तो ये आर्ग्यूमेंट का ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर्ग्यूमेंट पाई से प्लस माइनस हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर्ग्यूमेंट पाई से बढ़ जाता है, आर्ग्यूमेंट पाई से पाई/2 से बढ़ जाता है। क्लियर बेटा? चलो जी, अब आपका काम बेटा कंप्लीट है ना। मैक्सिमम जितना मैंने जितना मैंने आपको बताना चाहिए था, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपके क्लियर कर दी है। अगर कोई और चीज़ें और भी बची हुई होगी तो उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको इस पीडीएफ में डाल दूंगा। ये पीडीएफ हमारी जो ऐप है, एप्लीकेशन है आरएस सर, उस पर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगी उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जाइएगा, एग्जाम फोड़ के आइएगा, खुशखबरी सुनाइएगा, अपने घर वालों को सुनाइएगा, हमारी टीम को सुनाइएगा। और जो भी बच्चे का कल एग्जाम है उससे मेरा प्रॉमिस, वो बच्चा प्रॉमिस करके जाएगा कि सर हाँ, एग्जाम पूरा होते ही आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बेटा सेकेंड फेज के लिए भी हमारे पास प्लानिंग है। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड, हमारे साथ कनेक्शन में रहिएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन जरूर हमें बताना, चाहे पेपर में लिखकर या व्हाट्सएप पर जो नंबर आपको बता रखे हैं उस पर आप वॉइस मैसेज करके हमारे को बताएं। आपका नाम भी हम अनाउंस करेंगे कि किस बच्चे ने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अगर आप लिखकर सेंड कर सको तो लिखकर सेंड कर दीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखना, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा सवाल। ठीक, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस। मिलता हूँ कल की क्लास में, कल आपके रिव्यू में, पेपर के रिव्यू में। तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।